हेलो। हेलो। हाँ, शुरू किया जाए अर्पण जी। हाँ, मैं देख रही हूँ सभी साथियों को नमस्कार। और मैं देख रही हूँ कि लोग आना शुरू हो गए हैं। मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करूँगी जन सुलभ पुस्तकालय का कि वे लगातार बहुत सक्रियता के साथ अपने इस मंच से अनेक लेखकों को बुला रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले सोचा था। हाँ, आवाज़ सुनाई दे रही है ना? ठीक है, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि बातचीत सिर्फ उपन्यास पर की जाएगी और इसकी रचना प्रक्रिया पर सिर्फ बात होगी, लेकिन अभी जैसा कि अर्पण जी का निर्देश है कि नहीं, आप अपने जीवन के बारे में भी कुछ कहें और कुछ जो है कुछ हमें बताएं जो जिन घटनाओं का आपके जीवन पर असर पड़ा या जब से मैंने लिखना शुरू किया। तो ये बात कहूँगी मैं निश्चित कि मैंने शुरुआत की कविता से, और वो बहुत बचपन का समय था जब हमें समझ आना शुरू ही होती है और हम बहुत जोश से भरे होते हैं। तो ये कुछ 10-11 साल की उम्र का समय था और एक छोटे से अन्याय के विरोध में, जो बहुत प्रचलित किस्म का अन्याय होता है, प्राय होता रहता है, तो ऐसे अन्याय के विरोध में मैंने कविता को पाया था। और जब मैंने कविता में यह प्रतिरोध व्यक्त किया तो मैंने देखा कि उसका असर बहुत गहरा था और सभी लोग बड़े गंभीर हो गए थे। सभी ने कहा कि अरे, इस बात को ऐसे लिया बच्चों ने, और ये कभी नहीं ऐसा ऐसा फिर ध्यान रखा जाएगा कि कभी बच्चों को इस तरह के अन्याय का, बड़ा मामूली अन्याय था लेकिन था तो अन्याय। अन्याय चाहे कितना भी मामूली हो, उसका विरोध करना ज़रूरी होता है। तो यह जो असर था, तो यह कविता मुझे कुछ प्रतिरोध की तरह मेरे हाथ लग गई और मुझे एक एक मिल गया हथियार। और इसके बाद मैंने उससे हर बार जब ज़रूरत पड़ी अपनी उस पीड़ा को, अपने उस गुस्से को, अपने उस क्षोभ को उस माध्यम से कहने की कोशिश की और बड़ी सफलता इसमें मिली। बहुत असर देखा मैंने इसका और धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा कि कविता से ज़्यादा स्पेस मुझे चाहिए। और जब कविता से ज़्यादा कविताएं छप भी रही थीं, हंस में भी छप रही थीं और अन्य तमाम पत्रिकाओं में छप रही थीं, लेकिन मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए, स्पेस चाहिए कुछ ज़्यादा। तो जो है मैं कहानी में फिर आई और इस तरह कहानी से मुझे लगने लगा, जब कहानियों में भी एक अच्छा प्रयोग कर रही थी, लेकिन मुझे लगने लगा कि नहीं, और जगह चाहिए बात कहने के लिए, मुझे और बहुत सारा स्पेस चाहिए। तो मैं, जैसा कि मैंने बचपन में महसूस किया था कि मैंने जब उस अन्याय का, उस छोटे से अन्याय का विरोध किया था, तो वह केवल मेरा अपना नहीं विरोध था, बल्कि मैंने अपने सब भाई बहनों, दोस्तों, मित्रों, सबकी तरफ से ये विरोध किया था।
तो मुझे तभी ये लगा था कि ये मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, ये सबकी आवाज़ हो सकती है और ये बहुतों की आवाज़ में मैं बोल सकती हूँ, मेरी आवाज़ में उन बहुतों की आवाज़ शामिल हो सकती है। तब कहानी में आकर लगा कि नहीं, थोड़ा और स्पेस चाहिए, क्योंकि बहुतों की आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है, तो उपन्यास की यात्रा तक पहुंची। और इस तरह ये यात्रा विविध विधाओं से, अभी मैं जब जापान से लौट कर आई तो मैंने संस्मरण विधा, पहली बार संस्मरण विधा में बात की। इसे मैंने यात्रा कथा कहा है, क्योंकि मेरे जीवन की हर घटना कथा की तरह दिखाई पड़ती है। वो कथा विसंगतिपूर्ण हो सकती है, दुखद हो सकती है, वह हमारे समाज का आईना बन सकती है, प्रतिबिंब हो सकती, बहुत कुछ हो सकती है। वो हमारे सच को दिखाने वाली हो सकती है, लेकिन वह हमारे उन छूटे हुए लोगों की आवाज़ हो सकती है, लेकिन है वो कथा ही। हमारी कथाओं में ये बात रही भी है। और इसके बाद तो फिर ये उपन्यास और कहानी का सिलसिला, और फिर अब संस्मरण का ये सिलसिला बना। एक बात जो अर्पण जी ने एक प्रश्न जो मुझसे पूछा था कि कोई ऐसी घटना जिसने मुझे बहुत प्रेरणा दी हो या प्रभावित की हो या मेरे लेखकीय जीवन का आधार बनी हो, तो इस पर मुझे एक घटना याद आती है कि जब मैं लिख रही थी और जब मैं कहानियों में आ गई थी, मेरी पहली कहानी हंस 96 के, हंस के अक्टूबर अंक में छपी थी 96 में। तो एक कहानी बाद में कथादेश का जब नवलेखन अंक आया जून 2001, तब मैंने लिखी। तब जब छपी जून 2001 वाले कथादेश में, तब जो वो कहानी थी उसकी पृष्ठभूमि यूँ थी कि मैं भी जाती थी ऋषिकेश, देहरादून से ऋषिकेश के एक महाविद्यालय में उस समय पढ़ाती थी, और मैं देखती थी कि उस बस से बहुत सारे ग्रुप्स जाया करते हैं, बहुत सारी टोलियां हैं, अलग अलग स्कूल की, अलग अलग महाविद्यालयों की, अलग अलग नौकरियों में जाने वाले लोग हैं, अलग अलग तरह के जो है झुंड हैं, वो ग्रुप हैं, और वे जाते हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये यात्रा एक सहज यात्रा नहीं होती थी, इस यात्रा में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती थी। मतलब हमारे समाज की मानसिकता, उसका परिवेश, वो सारी चीज़ें जो हमें एक स्त्री के तौर पर दिखाई पड़ती हैं और एक मनुष्य के तौर पर दिखाई पड़ती हैं कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की चीज़ें, ये एक बहुत साधारण सी बात को इतना मुश्किल क्यों बना दिया जा रहा है कि एक आदमी तो ज़्यादा जगह घेर लेना चाहता है और दूसरे को चाहता है कि वो बिल्कुल जगह, कोई स्पेस ही ना मिले, या वो इतना दबा कुचला, इतना परेशान हाल में अपनी नौकरी तक पहुँचे, अपने काम तक पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें थीं। उन स्त्रियों ने, वो जो ग्रुप्स जाते थे, उन स्त्रियों ने मुझे अपनी बहुत कहानियाँ सुनाईं, बहुत सारे अपने राज मुझे बताए, बहुत सारी तकलीफ़ें बताईं। उनके दुख की पोटली लिए अभी तक वो इतना बड़ा है, उनके उन सारे अनुभवों की पोटली लिए हुए मैं अब तक चल रही हूँ। तो हुआ ये कि जब उन लोगों ने इतनी सारी बातें मुझे बताईं और ये जानकर बताईं कि मैं लिखती हूँ, मैं लिख सकती हूँ और उनकी बात को तमाम लोगों तक पहुँचा सकती हूँ, तब मुझे लगा कि ये पहुंचाया जा सकता, और मैंने उसको ही आधार बनाकर मुक्ति प्रसंग नाम की कहानी लिखी, जो कथादेश के नवलेखन अंक में जून 2001 में छपी। अब जब ये कहानी छप गई और कथादेश का अंक बहुत अच्छी प्रतिक्रिया उस पर रही, इस कहानी पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रही, ढेरों पत्र आए। मतलब कुछ पत्र ऐसे भी आए जो बहुत भयानक थे, धमकी भरे थे, डराने वाले थे, कुछ बहुत अश्लील किस्म के पत्र भी आए, कुछ बहुत उत्साह बढ़ाने वाले पत्र भी आए, कुछ वरिष्ठ लेखकों के बड़े अच्छे पत्र आए, कुछ हमारे युवाओं के बहुत अच्छे पत्र आए। तो इस तरह पत्रों का ढेर, वो पत्रों का ज़माना था, ये एसएमएस और फ़ोन का समय नहीं था। तो फ़ोन आते थे, फ़ोन बहुत कम आते थे, तो पत्र आए, और बहुत, हरिनारायण जी ने बताया कि इतने पत्र तो उनके पास आ चुके हैं, इतने ढेरों, और अगले अंक में खूब पत्र छापा उन्होंने। लेकिन हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें लेकर मैं बहुत उत्साहित हो गई, और उत्साहित मतलब उत्साह वो कुछ इस तरह का था कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, मैं तो अब एकदम
एकदम हवा में उड़ रही हूँ। मैं तो अब हीरो बन गई हूँ, क्योंकि लोग इतना पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ गई है, इतनी खुश, इतनी एकदम आकाश में चलते हुए मैं बस में चढ़ी, क्योंकि नौकरी करने तो जाना ही था। और मैंने देखा कि लोगों के हाथ में कथादेश का वो अंक है। अब मेरी खुशी तो दुगनी हो गई, और मैंने सोचा कि अभी मेरी पीठ थपथपाई जाएगी और लोग कहेंगे कि वाह, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो ये कर दिया। और मैं बड़ी खुशी खुशी उसमें चढ़ी। लेकिन आपसे बताऊं कि ऐसा नहीं हुआ। सब ने मुझे घेर लिया और क्या कहना शुरू किया कि मेरी बात तो छूट गई, मेरी बात तो आपने कही ही नहीं, मेरी बात कब कही जाएगी, मेरी बात क्यों नहीं बताया आपने। ये सारे लोग लगातार मुझसे ये कह रहे हैं कि उनकी बात तो छूट गई है, उनकी बात तो कही नहीं गई अभी तक। इस एक कहानी में मैं लगातार समझा रही हूँ कि इस एक कहानी में बहुत सारी बातें नहीं आ सकती थीं, इसमें मैंने उतना ही कहा जितना एक कहानी में संभव था। लेकिन उस दिन मैं एकदम धड़ाम से गिरी, ज़मीन पर आई, और उस दिन मैंने ये संकल्प लिया कि अपनी ज़मीन कभी नहीं छोड़नी है। आप अपनी ज़मीन पर खड़े हैं और आप बहुत गहरी जिम्मेदारियों का बोझ लेकर चल रहे हैं। आप सामान्य रूप से मनोरंजन के लिए अपने स्वांतः सुखाय सिर्फ नहीं कह रहे हैं, आपके ऊपर इतनी सारी लोगों की जिम्मेदारी है। आप उन सबकी आवाज़ हैं, जो अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, उन सब की आवाज़ हैं आप। और उस दिन से लेकर आज का दिन है कि कभी भी किसी भी रचना के छपने, प्रकाशित होने, उस पर बहुत प्रतिक्रियाएं आने पर भी मैं वहीं के वहीं होती हूँ, और मैं ये देखती हूँ कि मेरी जिम्मेदारियों का जो पूरा इतना बड़ा जो मैंने अपने कंधे पर लिया हुआ है, उसमें से क्या कुछ थोड़ा सा कर पाई हूँ पूरा। यही देखना होता है एक लेखक को। एक लेखक सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा होता है, उसकी आवाज़ में उन बहुतों की आवाज़ होती, जिसके लिए कभी दुष्यंत कुमार ने कहा था, मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं। तो मुझ में भी वो करोड़ों लोग हैं, कैसे चुप रहा जाए। एक कहने का तो आपको ढंग विकसित करना पड़ेगा, जहाँ से आप उन बातों को सही जगहों तक पहुँचा सकें, जो आप कर सकते हैं, जो एक लेखक कर सकता है। वो मैंने भी किया, और ये बात, ये घटना मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी, बहुत बड़ा आधार इसने बनाया कि मैं अपनी जगह पर स्थिर रहूं, मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझूं, मैं उन सब की बातों को गंभीरता से लूं, और मैं ये देखूं कि मेरा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी मेरा काम जारी है। अभी मैंने कितना कहा है, बहुत कम कहा है। जितना कुछ कर पाई हूँ वो बहुत ही कम है, जितना सारा कहना है, जितना सारा कहे जाने की ज़रूरत है। तो ये जो एक सीख थी, एक लेखक के तौर पर मुझे मिली, और उस दिन से लेकर आज तक वो बेचैनी, वो चैन की नींद मुझे नहीं आई है। अस्थि फूल लिखने तक भी नहीं। अस्थि फूल लिखते समय तो उस प्रक्रिया के दौरान तो ये भी होता था कि खाना, कि आप अपराध बोध से भर रहे हैं, आप कोई अपराध करें, कोई लग्जरी अपने लिए ले रहे हैं। इतनी भूख, इतनी पीड़ा, इतनी परेशानियां, इतना इतना अमानवीय दृश्य देखकर आती थी, और उसमें से गुजर कर आती थी, निकल कर आती थी, वहाँ से उसको अपने भीतर लिए दिए आती थी। और खाना हमारा लगता था कि नहीं, हमें कितनी सुविधा है ये कि हम खाना इतना सारा हमें खाना, भोजन मिल रहा है, ये कितनी बड़ी चीज़ थी। तो ये जो है जिम्मेदारी का एहसास, वो लेखक को ज़रूर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जिन लेखकों को है और जिन लेखकों को रहा है, उनके लेखन में आप फ़र्क देखेंगे, आप उनके लेखन की उस गंभीरता, उस गहराई को देखेंगे, उस बोध को देखेंगे। तो ये एक घटना थी जो मुझे हमेशा याद आ जाती है, कि मुझे इसे याद ही रखना है, इसे हमेशा याद रखना है, इसे कभी भूलना नहीं है। तो एक ये बात थी। दूसरा एक प्रश्न पूछा था मुझसे अर्पण जी ने, कि अगर आप अध्यापक नहीं होती,
तो क्या होती। पहली बात तो ये कि मैं अध्यापक नहीं होती तो बेरोजगार होती, और एक स्त्री को बेरोजगार के तौर पर प्राय हमारा समाज स्वीकार करता नहीं है। लेकिन मैंने बेरोजगारी का दंश झेला है और मैं बेरोजगारों के साथ एकदम खड़ी हो जाती हूँ। तो मैं बेरोजगार हो सकती थी, नौकरी नहीं मिलती, या मैं कुछ और काम कर रही होती। लेकिन एक जो मेरी बचपन से तमन्ना थी, लेखक बनने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने पेंटर बनने के बारे में सोचा था और बचपन से बहुत जिद करती थी कि मुझे पेंटिंग का सामान चाहिए, मुझे वो कैनवस चाहिए, मुझे मतलब जो पेंटिंग से जुड़ी हुई बड़ी चीज़ें थीं जिनमें पैसा बहुत खर्च होता था। मेरे माता पिता अध्यापक थे और इतना उस समय तो अध्यापकों की तनख्वाह बहुत कम होती थी और बस्ती जैसी छोटी जगह थी, वहाँ चीज़ें मिलती नहीं थीं। तो मैं देख कर आती थी और नंदलाल बसु बन जाने के मैं सपने देखती थी कि मैं तो उस तरह का करूँगी जिसमें एक लाइन मुझे अभी भी याद है जो जो मैंने कहीं पढ़ा था कि नसों में दौड़ते हुए खून को कागज़ पर अंकित कर देते हैं। तो मुझे ये लगता था कि मैं नसों में दौड़ते हुए खौलते हुए खून को कैसे कागज़ पर अंकित कर दूँ। तो वो विधा मुझे नहीं मिल पाई और बहुत कोशिश भी किया। एक बार BHU के फ़ाइन आर्ट्स में एडमिशन भी लिया। पिताजी भी मेरी इस जिद के साथ साथ बहुत कोशिश किए मेरे साथ कि मैं ठीक है, मैं अपने उस सपने को पूरा करूं, पर वो नहीं हो पाया। तो हो सकता है कि मैं पेंटर होती, या ये भी हो सकता है कि मैं कुछ ना होती और पर फिर भी लेखक होती, लिख रही होती, क्योंकि मुझे अपनी बेचैनियों को कहने के लिए तो एक माध्यम चाहिए था, चाहे वो पेंट ब्रश होता और चाहे वह कलम होती। तो हो सकता है कि पेंटिंग कर रही, या हो सकता है वह भी नहीं होता, तो लिख तो मैं रही होती। शब्दों के साथ जो हमारा रिश्ता है वह तो बना ही रहता। और जो वो बात है, जो एक प्रश्न और पूछा उन्होंने कि आप एक ऐसे परिवार से जुड़ी हुई हैं, तो ये था कि परिवेश में था, पढ़ना लिखना था परिवेश में। लोगों को पढ़ते लिखते देखते थे। जब से आँख खुली तब से हमने किताबें देखी, तो किताबें ही एक परिवेश हमें देता है। देखिए, विरासत को मैं नहीं मानती, खुद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि प्रतिभा किसी कुल की दास नहीं होती। तो मैं मानती हूँ कि प्रतिभा ज़रूरी नहीं कि उस कुल में हो, कहीं भी हो सकती है। कई बार ऐसा रहा है कि हम पूरे परिवार को देखते हैं बहुत प्रतिभाशाली, बहुत समर्पित कलाओं के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का परिवार हो या महाश्वेता देवी का परिवार हो, उनके पिता स्वयं महाश्वेता देवी, उनके पति, उनके बेटे, उनके भाई ऋत्विक घटक, तो बहुत इस तरह की भी कई बार स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। पर प्रतिभा विरासत में नहीं मिलती, तो वह तो कहीं भी हो सकती, किसी को भी मिल सकती है, और कौन उसका कितना पल्लवन कर पाता है। परिवेश जरूर मिलता है। परिवेश से आपको कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपको न्याय अन्याय की समझ बहुत जल्दी आ जाती है, आप बहसों में बहुत रुचि लेने लगते हैं, आपको राजनीतिक प्रक्रियाएं समझ में आने लगती हैं कि अच्छा ऐसा नहीं होता है, इनके पीछे कुछ कारण हैं, ये जो चीज़ें चल रही हैं इनके पीछे कुछ और भी कारण हैं जो दिख नहीं रहे हैं। दृश्यमान चीज़ों के जो पीछे है उन तक पहुंचने की एक आप समझ विकसित कर सकते हैं, अगर चाहें, अगर आपको परिवेश ऐसा मिल जाए तो। बाद में हम जो मित्रों के पास बहसें करते हैं, मित्रों के साथ उठते बैठते हैं, हम चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा बातें करें, उसके पीछे कारण यही होता है कि हम अपना एक परिवेश चाहते हैं। स्त्रियों के हिस्से ये कम आता है, बहुत कम आता है, क्योंकि प्राय ये माना जाता है कि ये इस तरह की बातों में क्या ही रुचि लेंगी, इनसे क्या बात करना इस तरह की। लेकिन जिनको परिवेश मिला होता है, जिनके पास ऐसे कुछ मित्र होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, मदन मोहन जी को तो मैं कब से जानती हूँ, और जब पत्रिका निकाला करते थे नई रचना, उस समय मैं पढ़ती थी। और देखिए, परिवेश ने ये तो दिया ही है कि मदन मोहन जी ने मेरी उस समय कविताएं छापी थीं। तो ये बात तो सही है कि परिवेश का कुछ असर पड़ता है, किंतु सभी पर समान असर पड़े यह भी ज़रूरी नहीं है। एक ही परिवार के लोग
वो बनेंगे आगे जाकर, कितना वो अपनी समझ को विकसित करेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। स्वयं हर व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप से अपना विकास करता है, व्यक्तिगत रूप से अपनी समझ बनाता है, अपने अनुभवों से, अपने अध्ययन से, अपने अपने परिश्रम से बनाता है। तो अगर वो बना पाता है तो बनता है, वह किधर जाना चाहता है वो जाता है, और नहीं तो नहीं बन पाता है। तो इसको मैं उस रूप में नहीं लेती। ये ज़रूर मेरा सौभाग्य है कि मैं आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी के परिवार में पैदा हुई और वहाँ मुझे ये चीज़ें मिली, समता के पाठ मिले, अन्याय को समझने की एक दृष्टि मिली। जो मैंने कहा कि बहसों को बहुत आदर प्राप्त था। आज हम देख रहे हैं कि बहसें जो है, बहस करना एक बहुत मुश्किल बात होती चली गई है और बहुत कठिन हो गया है। किसी बात पर आप डिबेट करें, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सारी डिबेट बंद हो रही है। सारे मंचों से आप देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें अब आती जा रही हैं। बहुत सहूलियत चाहिए, बहुत शांति चाहिए, बहुत यथास्थिति चाहिए, कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। जबकि हम तो शुरू से यही सुनते आए कि जब आप बहस करते हैं तो उससे नई शाखाएं बनती हैं, नए विचार आते हैं। करियहीं तर्क बढ़ावहीं शाखा, तर्क जितने होंगे उतनी ही शाखाएं बनेंगी, उतनी ही नए विचार आएंगे। तो जब आप वादे जायते तत्व भेदा, तो जब वाद विवाद करेंगे तभी तो तत्व भेद तक पहुँचेंगे। तो ये तो हमारा पुराना साहित्य भी कहता रहा है। मैं साहित्य के ही अर्थ में देखती हूँ अपनी पुरानी महान किताबों को। तो जो है ये मेरा कहना था कि मैंने अपने अनुभवों से बहुत सीखा, बहुत जाना, जीवन को समझने की एक समझ पाई, जितना मैं समझ पाई। और जब अस्थि फूल लिखने की बात आई, ये एक राजनीतिक सामाजिक उपन्यास है और इसे लिखने की एक लंबी प्रक्रिया रही। झारखंड मेरा घर भी है, तो वहाँ से मुझे ये ज़रूर ये सुविधा प्राप्त थी कि मैं आती जाती, बहुत निकट की मेरी दुनिया वो बनी और उसको मैं ज़्यादा समझने की कोशिश कर सकी। तो वहाँ तक एक जो पूरी जो प्रक्रिया रही आने जाने की और उन लोगों से मिलने की, और इन यात्राओं में बहुत सारी चीज़ें जो मैंने देखा, जाना। कई बार ऐसा भी हुआ कि हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर वो रात का सन्नाटा, वो भयानक स्थितियाँ खुद मेरे अनुभव में आईं। फंस गए हम, ट्रेन नहीं आई, रात होती चली गई। तो ये सारी चीज़ें खुद झेलीं। और वो सारे भयानक दृश्य जहाँ जो इस उपन्यास की जो पृष्ठभूमि है वो झारखंड से लेकर हरियाणा से होती हुई दिल्ली तक फैली हुई है। लेकिन जब मैं इसे लिख रही थी तो होता क्या था कि बीच बीच में गति धीमी हो जाती थी। बीच बीच में ऐसा लगने लगता था कि ये बहुत बड़ा बितान तान दिया है और अब तो ये कैसे पूरा होगा। और ऐसा सोचते हुए फिर थोड़ा गति धीमी हो जाती थी। फिर सोचते थे नहीं ये तो मुश्किल दिख रहा है, ये तो बहुत, इसमें तो चलते ही चले जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इस उपन्यास में जो पूरा विषय वस्तु था है वो इस तरह है कि समानांतर दो चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ जन आंदोलन है, उनकी जो स्थितियां हैं, उनका जो यथार्थ है, और उसी के समानांतर पृथ्वी का जो दोहन चल रहा है, जो पृथ्वी के गर्भ की खरीद फरोख्त है और जो स्त्री के गर्भ की खरीद फरोख्त है। दोनों चीज़ें जो हैं वो समानांतर चल रही हैं। तो ये जो समानांतर जो है, जो स्थितियां समानांतर चल रही हैं दोनों में, उसमें बहुत सारी और चीज़ें आती जाती हैं। जैसे जो ट्रैफिकिंग की सारी स्थितियां हैं, गरीबी, भूख और बेरोजगारी, जल जंगल ज़मीन की समस्या तो है, युवाओं के स्वप्न जो हैं, और जो ये दोनों ही चीज़ें देखिए, एक तरफ जो आंदोलन है और एक तरफ जो ये ट्रैफिकिंग है, ये दोनों ही स्वप्न दिखा रहे हैं। तो स्वप्न है और स्वप्न के साथ साथ छल है। स्वप्न और छल का लगातार एक सिलसिला है। तो स्वप्न और छल के इस सिलसिले को जो है, इसको मुझे दिखाना था कि ये कहाँ हमें ले जा रहा है। और इसलिए भी मुझे ये लिखना ज़रूरी लग रहा था कि यह समस्या केवल स्त्री की समस्या नहीं है।
यह संवेदना की, सरोकार की, सियासत की, सृष्टि की और सबसे ज़्यादा मनुष्यता की समस्या है, मनुष्यता पर गहराता हुआ संकट है। यह हमारे समय पर गहराता हुआ संकट है, हमारे समय का संकट है। और ये केवल यहाँ का नहीं है, केवल झारखंड की समस्या नहीं है, केवल हिंदुस्तान की, उड़ीसा या अन्य, झारखंड को मैंने लिया है लेकिन वो फैलता है, वो जाकर जहाँ जुड़ता है वो हमारे वो सारे प्रदेश आ जाते हैं, उड़ीसा इत्यादि। तो ये दुनिया की समस्या है इस समय। दुनिया के आगे ये एक चुनौती की तरह है कि मनुष्यता को आप कैसे बचाएंगे। तो कहने का ये तात्पर्य कि जब उस समय लिख रही थी तो बीच बीच में गति धीमी हो जाती थी और ऐसा लगता था कि ये उठा तो लिया है, अब इसे पूरा कैसे करेंगे। और तब उस बीच में अन्ना हजारे आंदोलन भी पड़ा 2011 में, और उस समय भी मैं नोट्स ले रही थी, उसका जिक्र भी आता है। और हुआ क्या कि कुछ साल पहले, इस उपन्यास को पूरा करने के कुछ साल पहले, मैं एक PhD वाइवा लेने रोहतक गई। अब नौकरी के सिलसिले में गई थी, लेकिन वहाँ कुछ लड़कियों ने मुझसे अकेले में मिलने की इच्छा जाहिर की। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं थोड़ा किनारे हट के खड़ी हो गई। मैंने कहा हाँ ठीक है, आ जाओ, बात कर लेते हैं। तो उन बच्चों ने कहा कि नहीं मैम, हम आपसे एकदम अकेले में मिलना चाहते हैं। तो मैंने रोका, मैंने कहा कि लंच को रोक करके थोड़ा सा इन बच्चों से बात कर लूँ, और फिर थोड़ा और आगे जा कर के खड़ी होगी। मैंने कहा अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ से कोई नहीं सुनेगा। अब उनमें से एक लड़की तो बहुत रोने लगी। मुझे ये लगा कि इस लड़की के साथ ज़रूर कुछ हादसा हुआ है, कुछ दुर्घटना हुई है। और लड़कियां भी रोने लगीं। आप सोचिए कि वे लड़कियां रो रही थीं, अपने लिए नहीं रो रही थीं, उनके साथ कुछ नहीं हुआ था। वे अपने आसपास की लड़कियों के लिए रो रही थीं, वे उन लड़कियों के लिए रो रही थीं जो उनकी सगी नहीं थीं। वे दूसरों के लिए रो रही थीं और वो कह रही थीं कि मैम क्या किया जा सकता है, मैम आप कुछ करिए। तो मुझे एकदम से मैंने कहा अरे, इतनी बड़ी समस्या को मैंने उठाया है और मैं उसको लेकर बार बार इतनी धीमी गति में चली जाती हूँ, उसको पूरा नहीं कर रही हूँ, और ये लड़कियाँ दूसरों के लिए रो रही हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतना भी नहीं कर पा रही हूँ। और उसके बाद मैंने उन लड़कियों के साथ हमारा रोहतक जाना शुरू हुआ। मैंने कहा मैं संडे को आती हूँ और फिर हम विस्तार से बैठकर बात करते हैं। और फिर मैं संडे को गई और बाकायदे हमने बहुत घंटे बात किए। और आप सोचेंगे फिर उसके बाद तो हमारी वो यात्राएं शुरू हो गईं जींद की, रोहतक और जींद, और उन घरों की जो भीतरी दीवारें थीं, जहाँ वो विक्टिम थीं, वहाँ तक पहुँच गई। और उन लोगों से कि मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, मुझे बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्या स्थितियाँ थीं। बाद में मुझे हरियाणा के एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे एक बहुत लंबा सा पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि इस तरह की रिपोर्टिंग मैं कर चुका हूँ और आपने जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल सही है। मतलब एक स्त्री को अपने हाथ से अपना गर्भ फेंकने भी जाना पड़ रहा है। उस भयावहता की जो हमारे इतने निकट घटित हो रही है, उस अमानवीयता की जो हमारे इतने निकट घटित हो रही है, हमारी कल्पना में भी नहीं आती। और वो झारखंड की हमारी लड़कियां हैं, वो हमारी संथाली भाषा बोलने वाली उस एक संस्कृति से जुड़ी हुई लड़कियां हैं, और वो कितनी बहादुर रही हैं, लेकिन वो कहाँ लाकर किस जगह फंसा दी गई हैं, उनके पास राह नहीं है। और कितने सारे संघर्ष हैं जो कहीं पहुंच नहीं पा रहे, टकरा कर रह जा रहे हैं। वो जो लहूलुहान होने वाली स्थिति है, ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं निकलना, वो कितनी कोशिश कर रहे हैं। उन सारे नारी निकेतनों की जो स्थिति मैंने देखी, उन जगहों पर गई, मतलब ऐसी सारी स्थितियां देखा, तो वो सारा कुछ देख करके वही मैं कह रही हूँ कि अपना खाना खाना एक लग्जरी उठाना लगने लगता था कि हम खा रहे हैं जैसे कोई अपराध कर रहे हों। इतने लोग भूखे, और भूख के कारण
ऐसे नारकीय जीवन के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। उस भयावहता की बात मुझे एक लड़की ने बहुत अच्छा संदेश भेजा उस पे व्हाट्सएप पर कि आपने कैसे इसे लिखा, क्या जब आप लिखती थीं तो रोती भी थीं? मैं ये कहते हुए मतलब मैं क्या कहूँ कि हाँ, मैं लिखते हुए रोती थी। मुझे नागार्जुन की एक कविता याद आती है कि जितना लिखता जाता हूँ उतना रोता जाता हूँ। तो लिखते थे, हाँ, रोते थे, क्यों नहीं रोएंगे? हमें तो लगता था कि ये कौन से जीवन में हम हैं जहाँ की इतनी बड़ी चीज़ें हमारे इतने निकट हैं और उस पर बात नहीं हो रही है। हमारा पूरा हिंदी साहित्य किन मुद्दों पे बात कर रहा है? वह क्यों नहीं इन मुद्दों पर बात करता? कहीं नहीं दिखाई पड़ता। तो ये सारी चीज़ें आ क्यों नहीं रही हैं? बाजार का इतना तेज हमला है। जो मैंने कहा कि ये संकट सब पर है, ये संकट विचार पर बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, बहुत बहुत गहरा है। तो ये इस तरह से इन चीज़ों को जो समझने की एक प्रक्रिया थी वो बनी, और फिर वहाँ से रोहतक की उस घटना से मेरा संकल्प एकदम दृढ़ हो गया कि अब मैं इसे किसी भी तरह से हर हाल में मुझे पूरा करना है। आप सोचिए कि एक बार मैं जींद गई तो मेरे पास एक छोटी बच्ची जिसका रेप हुआ था, उसकी माँ ने मुझे जो सारी मेडिकल रिपोर्ट थी, जो सारी पुलिस की कार्रवाइयाँ थीं, उस सब का एक फ़ोटो कॉपी करके पुलिंदा लेकर के आई थी। और उसने कहा कि मैडम ये आप रख लो, नहीं हो पाएगा कुछ तो कोई बात नहीं। और आप सोचिए कि वहाँ से बैठ कर के कुछ और लड़कियाँ थीं। एक लड़की इस उपन्यास में आती है संतोष नाम से, वो लड़की बहुत बहुत एक्टिव रही और मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो वो बहुत कोशिश करती थी, सबके लिए दवाएं ले जाने से लेकर हर तरह का मदद करने का काम उस लड़की ने तमाम स्त्रियों के लिए किया है। तो उससे मैंने कहा कि तुम लगाओ, हमारे पास इतने सारे एनजीओ हैं। और इस सत्य को भी मैंने इस उपन्यास में रखा है कि एनजीओ या तो फ़ोन नहीं उठाते थे, जो इस तरह के एनजीओज़ बने हुए हैं। कई एनजीओ जिन्हें हम बहुत अच्छा मानते हैं, जिनके कुछ लोगों से हम परिचित भी रहे हैं, आप लोग भी परिचित होंगे, तो जिन्हें हम अच्छा मानते हैं, वे भी फ़ोन उठाकर कहते थे कि ठीक है, आप हमसे मैं तो बाहर हूँ, आप हमसे इतने दिन के बाद बात करिए। कई लोग ये भी पूछते थे क्या आप समाज सेविका बनना चाहती हैं? बहुत अजीब भयानक अनुभवों से गुजरे। तो ये सारी चीज़ें ये बात आती है इस अस्थि फूल में भी कि एनजीओ को फ़ोन लगाते हैं, क्योंकि हमें नए समय ने सिखाया है कि फ़ौरन फ़ोन करिए। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी आ जाने से क्या समस्याएं ख़त्म हो सकी, या समस्याओं का सचमुच समाधान निकल पा रहा है? यह कितनी बड़ी पीड़ा है कि आप इन सारी चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से जब जान जाते हैं, इतनी अच्छी तरह से समझ जाते हैं, और तब जो आपकी छटपटाहट होती है उसका क्या किया जाए? क्या करें? हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हम कितने विवश हैं। अपनी लाचारी, उनकी लाचारी से कहीं बड़ी आपकी लाचारी होती है कि आप तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप लिख रहे हैं, तो ये जो लाचारी का एहसास है लेखक के भीतर कि वो क्या कर पा रहा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, वो कहाँ से करे, कैसे करे, किन लोगों के साथ खड़ा हो जाए। बहुत से सवाल भी ये उपन्यास उठाता है। बहुत सारी समस्याओं के साथ युवाओं के भी सवाल हैं, स्त्रियों के भी सवाल हैं। झारखंड के इतिहास की भी बात होती है। जो हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह हैं, उनकी राजनीति से लेकर अब तक जो कुछ चलता रहा, वह सारा कुछ, और वो कहाँ लेकर के हमें जा रहा है। तो इन सारी बातों के साथ साथ मैं एक अंश पढ़ूंगी अस्थि फूल से। यह अंश जो है
एक शब्द है बारे इतात, जिसका अर्थ होता है, संथाली भाषा का शब्द है कि लड़की की शादी में भाई के लिए जो उपहार आता है उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। और ये एक लोक कथा के साथ जोड़कर, इसमें कई जगह लोक कथाएँ भी आती हैं इस उपन्यास में, जो आज के संदर्भों में जिन्हें देखने की कोशिश किया, आज के संदर्भों में जिनका रूपांतरण करने की कोशिश मैंने किया है। तो यह जो चैप्टर मैं पढ़ने जा रही हूँ अस्थि फूल से, इसमें एक स्थिति ये है, मतलब इसे आज आप वहाँ से जोड़कर देख सकते हैं जब लॉकडाउन के समय हमारे मज़दूर, हमारे श्रमिक पूरे देश में लौटना चाहते थे अपने घरों को, और जिन भयावह स्थितियों से वे गुजरे, और जब वे लौटे होंगे अपने घरों को, तो क्या कुछ उन्हें मिला होगा, क्या चीज़ें छूट गई होंगी, जब वे पहुँचे होंगे तो उनके हाथ क्या आया होगा। वहाँ से भी हम जोड़कर इसको देख सकते हैं। यहाँ जो युवा है बीजू नाम रखने के पीछे भी मेरा एक सांकेतिक अर्थ था। बीजू हालांकि बहुत ही प्रचलित नाम है, पर कलमी और बीजू दो वैरायटी होती है। तो ये कलमी मामला नहीं है, ये बीजू का मामला है, जो कलम से पौधे लग जाते हैं और जो सीधे बीज से पैदा होते हैं। तो ये जो बीजू है युवा है, और इसके साथ जो संघर्ष इसके रहे हैं, जो प्रश्न इसके रहे हैं, उसमें एक जगह स्थिति यह आती है कि बहुत जगह से बहुत भटकाव है, बहुत सारी और तरह के संघर्ष हैं। इन सारे संघर्षों के बीच एक चीज़ जो मैंने देखा कि भूख और अभाव के बीच भी राग है, मतलब जीवन की तरंग को मरने नहीं दिया है। तो कहीं कहीं जो ये चीज़ चमक कर आती है वो भी यहाँ आती है। इस चैप्टर में नहीं आती उस तरह से। इस चैप्टर में वो पीड़ा है जो एक लंबे समय के संघर्ष के बाद घर लौटने की कोशिश में मिलती है। क्या क्या कुछ ख़त्म हो गया, छीना जा चुका, नष्ट किया जा चुका, क्या बचा रह गया है, क्या हाथ आया, क्या छूट गया, क्या कुछ नष्ट होते देखने के लिए विवश होना पड़ा। वो सारी चीज़ें, वो सारे दृश्य आपके बहुत जाने पहचाने दृश्य हो सकते हैं, ये कहीं दूर के दृश्य नहीं हैं, ये बहुत सारी घटनाएं एकदम हम लोगों की परिचित हैं। तो ये अध्याय है बारे इतात, इतिहास पर लात। वर्षों बाद झोपड़ी में घुसते हुए बीजू ने पाया कि यह वही झोपड़ा नहीं रह गया था। पढ़ने के पहले मैं एक बार देख लूं कि लोग क्या जो है कमेंट आ रहे हैं। कमलेश जी लिख रहे हैं मरांग गोम के, हाँ शायद ये भी वाक्य है। हाँ, मदन मोहन जी ने एक बात कही है कि अस्थि फूल में स्त्री को धरती के रूप में रचने की पूरी कोशिश की गई है। हाँ, ये सही है कि मैंने एक रूपक बनाने की कोशिश किया है। हालांकि मैं मानती हूँ कि रूपक तो पुराना है, बहुत पुराना है, कि प्रकृति और स्त्री का रूपक, लेकिन यहाँ मैंने धरती और स्त्री को नए संदर्भों में देखने की कोशिश किया है। यहाँ स्त्री के गर्भ की खरीद फरोख्त और धरती के गर्भ की, बहुत कंपनियों का आना, और उनका जो है जो जंगल के हिंसक जीव जंतु हैं वो कैसे मनुष्य में तब्दील हो जा रहे हैं, और मनुष्य को अब हिंसक जीव जंतुओं से ज़्यादा हिंसक रूप में हम पा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आती हैं। और अब मैं इस चैप्टर को पढ़ती हूँ। बारे इतात, इतिहास पर लात। वर्षों बाद झोपड़ी में घुसते हुए बीजू ने पाया कि यह वही झोपड़ा नहीं रह गया था। सामने कुछ दूरी पर लगा ऊंचा साल का पेड़ कट चुका था। सूखी हुई उसकी जड़ धरती के नीचे तक खुदी हुई अतीत में अपने होने का प्रमाण दे रही थी।
झोपड़ी से टिका बांस का दरवाज़ा जर्जर होकर किसी तरह अटका भर था। उसमें से कई डंडे निकल चुके थे और आसानी से कोई कुत्ता, बिल्ली या बकरी का बच्चा उसमें घुस सकता था। छप्पर जगह जगह से खिसक चुका था और वहाँ से छनती हुई धूप अंदर घुस रही थी। जमीन पर जगह जगह काई के गहरे निशान थे और कहीं कहीं कोनों में अब भी वह अपनी हरितिमा में खिली हुई थी। कहीं कहीं काले निशानों पर लगता था किसी ने खुरपी से खुरच कर जगह साफ की है, यानी आदमी के होने के चिन्ह अभी पूरी तरह मिटे नहीं थे। झोपड़ी की दीवारें मूंज और बांस के असली रंग को भूल चुकी थीं और काली मोटी लकड़ी की बल्लियों का सहारा लिए अपने अस्तित्व की आखिरी इकाई को बचाती लटकी हुई सी थीं। सब कुछ किसी गहरी धुंध, किसी गहरी पीड़ाजनक उदासी में लिपटा अपनी समूची अस्त व्यस्तता में कटा, बिखरा, टूटा सा लग रहा था। कोई जीवन जो यहाँ फूल पत्तों, पशु पक्षियों, पौधों, वृक्षों और अनाज की गंध में खदबदाता था, कोई चूल्हा जो यहाँ वहाँ सुलगता हुआ अपनी आँच से जीवन को गरमाता था, कहीं दूर अतीत में टंगा रह गया लगता था। इतने सूने और एकाकी और उजाड़ से लगते गांव को बीजू ने इतना निपट इससे पहले कभी नहीं जाना था। कभी कभी अब भी सड़क की तरफ जाने वाली पतली पगडंडियों से कोई गुजर जाता था तो क्षण भर को लगता था किसी ने जीवन को छुआ है। वह चौंक कर उधर देखने लगता और जीवन की सरसराहट बीत जाती। उजाड़ की इस विकरालता ने बीजू को भीतर तक हिला दिया। घबरा कर वह पिछवाड़े निकल आया तो देखा कब का लगा गुड़हल का पेड़ हरहरा कर बढ़ गया था। उसकी शाखाएं मोटी हो चुकी थीं और पत्तों फूलों से लदा वह एक बड़े पेड़ की तरह जगह घेरे इतरा रहा था। लगता था मौका पाकर ही उसने खूब जगह हथिया ली है। मौका पाकर कोई भी किसी की जगह हथियाने से नहीं चूकता था। पूरी दुनिया मनुष्य का होना हथिया लेना चाहती थी, उसके जड़ जमीन समेत। इसीलिए तो गुड़हल के नीचे कभी लगाई गई गेंदा की क्यारियां सूख कर खत्म हो चुकी थीं। उनकी जगह घास फूस उगाई थी और खूब डोल रही थी। बेहिया का पूरा बाड़ा बन गया था और तमाम कटीले पौधे सिर उठा चुके थे। बीजू ने अनजाने ही आगे बढ़कर गुड़हल के पेड़ को छुआ। पेड़ ढेरों कलियों से भरा खिलने को था, पर उसे लगा कि सारे फूल खिल चुके हैं और पेड़ लाल रंग से सराबोर हो चुका है। वह फूलों की गमक महसूस करने लगा कि तभी उसे वन चंपा के फूल का गिरना याद आया। रानी सुंदरी का जीप में चढ़ते हुए संकोच से भरे पांव का उठाना और साड़ी का कुछ ऊंचा हो जाना याद आया। घूंघट किए माथे की बेचैनी और चुप का रुदन याद आया। तभी कुछ गिरा। वह गिरे हुए फूल को उठा लेने को झुका, मगर फूल बीत चुका था। जो गिरा वह गुड़हल की डाल पर अटका सूखा पत्ता था। वह चौंक गया। सामने देखा तो सब किसी सुनसान बियावान में कांपता दिखा। टूटे हुए छूटे हुए झोपड़े, उनका उजड़ा हुआ हवा से बारिश से उखड़कर कहीं और जा गिरा मूंज का बड़ा बड़ा गट्ठर, बांस की डंडियां, खपच्चे। उसे एक एक कर तमाम नाम और तमाम करतब करती आवाजें अतीत से निकल निकल कर सुनाई पड़ने लगीं। असम असम की ध्वनि से लिपटा लहराता हुआ सुरजू का हाथ उसे ढेर सारे जाते धुंधले लोगों के बीच साफ दिखाई पड़ने लगा। उसने सुरजू के घर की तरफ देखा। वहां अब कुछ पहचान में नहीं आता था। एक भी लकड़ी उस घर में साबुत नहीं दिखती थी। जरूरतमंदों ने अब तक सब अपने काम में ले लिया होगा। केवल लंबे लंबे आकाश को छूते घास और कटीली झाड़ियों का बेतरतीब फैलाव। जिंदगी के निशान किस तरह जिंदगी से गायब किए जा सकते हैं। केवल दूर कहीं टूटी हुई जमीन की खुदाई से आती हाहाकार की ध्वनियाँ हवा में तिरती, फैलती, डराती। वह पीछे से चलते हुए आगे आकर रुक गया। खर पतवार और धूल धक्कड़ से भरा घर का द्वार, लगता था किसी आंधी ने उसे नींद में हिलाकर तहस नहस कर डाला है। घर का दालान कभी साफ सुथरा गोबर और काली मिट्टी के गंध लिए होता था। अम्मा लीप कर कैसा तो चिकना बना देती थी।
घर के आगे की लिपाई में उसे अम्मा का हाथ दिखने लगा, गाता हुआ, लीपता हुआ, आम जुरी चांदोले का, होपुन जुरी इपिल्ले का। प्रिय, तुम तो चांद के समान हो, प्रिय संतान तारे के समान हैं। लीपते हुए हाथ धीरे धीरे पूरी जमीन को निर्मल और सुंदर बना देना चाहने लगते। लीपते हुए लाल चूड़ी कलाई में पहने हाथ थोड़ी मिट्टी उठाते, थोड़ा गोबर उठाते, थोड़ा पानी उठाते और सबको एक सार करते हुए आगे बढ़ते जाते। सारी जमीन नहीं, सारी पृथ्वी, सारा द्वार नहीं, सारा जंगल, सारा आंगन नहीं, सारा आकाश निर्मल करने बढ़ते हाथ। वह भावुक हो उठा। वह बढ़ते हुए हाथों की लय में अपनी लय विलय कर देना चाहता था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। उसके मन में जाने कितना कुछ कौंधता और गुजर जाता। अतीत में घुसकर अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। वह अचानक अपनी असमर्थता से भयभीत हो उठा और कुछ देर पहले उपजी भावुकता अब उसे आक्रांत करने लगी। इससे बचने के लिए रास्ता ढूंढता वह इधर उधर घूमने लगा। दुनिया में आदमी सबसे भाग सकता है, अपने आप से नहीं। वह भी अपने आप से घिर गया। बाहर आकर फिर से पहले ही देख ली गई चीज़ों को देखने लगा। हर बार का देखना अलग होता है। कितनी ही चीज़ें पिछली बार के देखने में छूट जाती हैं। बार बार देखने की ज़रूरत इसीलिए खत्म नहीं होती। इस बार जो दिखा तो वह चौंक गया। पहले देखने में उसे गांव की जो उजाड़ विकरालता दिखी थी, वह अचानक बाजार से ढक गई। दरवाजे के ठीक दाहिनी तरफ, जहाँ कभी कभी बकरी बांध दी जाती थी, बकरी या कभी गाय बांधने के लिए खूंटा गड़ा था, उसमें रस्सी से बंधा था एक हल्के हरे रंग का दोपाया जानवर, जिसके ऊपर एक बरसाती उड़ाई गई थी। झटके से बीजू ने बरसाती खींच दी और चौंक कर एक पल को चीख सा उठा। सामने पुराना सा जंग खाया एक बीते हरे रंग वाला स्कूटर खड़ा था। उसी के पास एक झंगली हुई झूलती खटिया में सुजन महतो लटके हुए सो रहे थे। ए बाबा, कहाँ से आया ये? चोरी किए का? वह खटिया को पायताने से हिलाने लगा। सुजन महतो हड़बड़ा कर उठे। के है? वे आंख लप झप करते चिल्लाए। उनके मुंह से अभी भी कच्चे महुए की शराब की भाप छूट रही थी, दुर्गंध से भरी। सामने अचानक बीजू को पाकर वे तुरंत अपना संतुलन नहीं बना पाए और भौंकियाए से कुछ देर देखते रहे। बता रे, कहाँ से आया इतना बड़का हाथी? बीजू ने और जोर से खटिया हिलाई। अरे रुक, मार डालेगा का? सुजन महतो अपने में लौटे। अरे तुम कहाँ से आया? सुजन महतो उठकर बैठ गए। बेटे को सामने पाकर अचानक ही एक अनजाना आह्लाद उन्हें छू गया। हम? बीजू ने खटिया हिलाना छोड़ दिया और हंसने लगा, ठठाकर, चिल्लाकर, हाथ उसी स्कूटर पर पटक पटक कर, फिर हवा हाथ में लहराकर, सिर आकाश की ओर करके दार्शनिक अंदाज में कहने लगा, मैं कहाँ से आ सकता हूँ? ऊपर वाले ने बस एक माँ की कोख ही बख्शी थी, जहाँ से मैं टपक पड़ा, और देखो उसकी कारस्तानी, मेरी डोर बांधी इतनी सी, बस यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, इसी के बीच खिंचता रहता हूँ। उसने हाथ के इशारे से गांव और झोपड़े, सड़क की ओर जाने वाले रास्ते और झोपड़े, जंगल और झोपड़े की तरफ इशारा किया। और तुम्हारा जैसा बाप का फिक्र भी तो है। क्या बोलता है? हमारी फिक्र? तुम कहेला करने लगा हमारी फिक्र? सुजन महतो खटिया से उतर गए। हमें बनाता है? सालों बीत गया कि तुम्हारी अम्मा तुम्हें नज़र भर देखे बिना चली गई, अब कहेला आया है? गुस्से में सुजन महतो ने खटिया पर अपने निकट चला आया उसका हाथ अपने से दूर खिसका दिया। देखो बाबा, ये जंगल, ये नदी नाले देखो, ये पशु पक्षी देखो, सांप बिच्छू देखो, कीड़े मकोड़े देखो, यहाँ के निवासियों की धड़कन देखो, इस माटी में लौटते नौनिहाल देखो, दूध भरी छातियों की आस वाली इनकी माताएं देखो, ये मूंज के डोलचे देखो, ये दौरी, ये खोपा, ये सूप की बिनाई देखो, गोबर के उपले देखो, ये घास पतवार देखो। यही तो है मेरी दुनिया, मेरा परिवार। इनकी भूख प्यास, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, खेती खलिहान, सबकी चिंता मेरी चिंता है। तो तुम भी तो इसी में आ गया बाबा। वह फिर हंसा, बेतहासा का हाथ से। बड़ा माँ, हम समझा कि हमारा फिक्र हुआ तुमको। फिक्र? कौन किसकी फिक्र कर रहा है? सरकार की राजा, नेता की दीवान, पार्टी पर पार्टी खड़ी हो जाती है, मगर फिक्र करने वाला कोई नहीं बनता। सब कहते हैं हमको झारखंड की जनता की फिक्र है, हम झारखंड की जनता के लिए लड़ रहे हैं। फिर
फिर सब अपना घर भरने लगता है। मधु कौड़ा की जय जय जयकार जय जयकार, और झारखंड पैसा उगाहने की जगह बन जाता है। फिर भी फिक्र करने वाला जुमला तो चलता रहता है। सब फिक्र कर रहे हैं, सब। तुम बताओ, तुम किसकी फिक्र किया? यहाँ से 7 किलोमीटर दूर स्कूल खुला तो इनारा ने स्कूल जाने की हिम्मत की, हमने हिम्मत की। फिर कौन पढ़ पाया, हम कि इनारा? बताओ, किसने फिक्र की? हमारा पढ़ाई का फिक्र। खाली स्कूल खोल दिया, न कुर्सी न मेज न मास्टर न छत। वाह रे पढ़ाई। फिर कहता है तुम सब अफसर नहीं बनता। क्या मजाक है? काहेला खुलेगा असली स्कूल? काहेला भर्ती करेगा मास्टर इनकी? बताओ, किसको है फिक्र? तुम किसकी फिक्र किया? अपनी फिक्र छोटी फिक्र है बाबा। सबकी फिक्र से मिलकर ही बड़ी फिक्र बनती है। बड़ी फिक्र करेजा चाहिए, बड़ी फिक्र के लिए करेजा। आते ही शुरू कर दिया प्रलाप। भाषण से दुनिया नहीं चलती, भात से चलती है। भात के आगे बड़े बड़े करेजा वाले झुके हैं। हम तुम क्या चीज़ हैं? सुजन महतो बीजू का हाथ झटक कर खड़े हुए। गए तो रहे तुम खाक छानने। क्या पा लिया बताओ हमें भी? भटक के लौट आए ना। अब जाओ यहाँ से, हटो, जाओ, हमें रहने दो चैन से। सुजन महतो ने बड़ी लाचारगी से इस बार हाथ झटका। कुछ देर पहले बेटे के अचानक सामने आने से उपजा आह्लाद गायब हो चुका था। पा लिया, सच पा लिया। हाँ, आ गया चैन। चैन सबको चाहिए। क्या कहते हैं वो, अमन चैन। अमन चैन चाहिए पूरे हिंदुस्तान को। यही तो होती है सब तरफ, वही अमन चैन की कोशिश। जनता को चैन चाहिए। हा, जनता। कभी इस पार्टी के नाम झारखंड बंद तो कभी उसके नाम पे बंद। कभी यहाँ ज़मीन से भागो तो कभी वहाँ से। कभी ये गांव तो कभी वो गांव। इधर सरकार नहीं छोड़ रही, उधर कंपनी वाले। हमारी ज़मीन हमारी रह गई नहीं ना। बाप दादों को कैसे याद करोगे? अपनी देवी देवताओं को कैसे पूजोगे? अपने कुल वृक्षों से कैसे मांगोगे आशीष? जाओ उगा लो तरकारी, बेचाओ कुमड़ा, बोलो दाल चना, बोलो कि कंपनी वाले निकालेंगे उसमें से बॉक्साइट, कि कंपनी वाले निकालेंगे उसमें से चूना, कि कंपनी वाले निकालेंगे उसमें से लोहा। बस, ऐसी अच्छी नींद लगी थी, जगा कर यही कथा सुना रहा है तुम हमको। नहीं, कथा नहीं बाबा, जन कथा है ये। अब कथा नहीं रही, हमारे कथा किस्सों का ज़माना लग गया। लाइव चल रहा है सब। वो देखो, जुलूस जा रहा है लालखंडी सेना का, झंडा लिए लाल। और वो देखो, जरा सी देर में उन्हीं के पीछे निकल पड़ा है जुलूस दूसरा। लाल इधर, लाल उधर। लाल किधर का लाल कौन? बता तू, लाल किसका? अरे कंकाल किसका? हा। बीजू बोलते बोलते घर के भीतर घुस गया। घर में कुछ खोजता रहा पर कुछ ना मिला। खाने की कोई चीज़, वह कुछ झल्लाया। खाने की एक चीज़ नहीं, खाना कहाँ से मिलेगा भूखों नंगों के घर में? साला कड़वा सच से कब तक आंख नहीं मिलाएगा? देख बीजू महतो, देख, अपनी अखियाँ में बांस डालकर फाड़ फाड़ कर देख के हमारे घरों का खाना छीना जा चुका है। देख के हमारे डेरे टूट चुके हैं। देख के हमारी ज़मीनें तोड़ी जा रही हैं। देख के हमारे लोग गुलाम हो रहे हैं। अचानक खाने की चीज़ खोजते उसे कोने में रखी हड़िया दिखी। उसने उठाकर देखा, देसी शराब का भभका नथुनों में भर गया। शराब ताज़ी नहीं थी, खट्टापन उसमें से महक रहा था। बीजू ने एक घूंट पी लिया। तेज चीरता सा कुछ गले से पेट तक उतर गया। सुजन महतो भी उसके पीछे पीछे अंदर घुसे। बीजू को हड़िया से घूंट भरता देखकर तड़प उठे। हे, रख दे वहीं, मेरा कलेजा मत जला। काहेला आया यहाँ? बाप मरता है कि जीता, तुमको आज तक होश रहा? बुड़बक। बड़बड़ाते हुए सुजन महतो हड़िया छीन लेना चाहने लगे। हड़िया से कई घूंट जल्दी जल्दी पीकर बीजू ने हड़िया एक तरफ रख दी। हड़िया में अभी भी कई घूंट की गुंजाइश बची हुई थी। हड़िया हिलाकर दिखाते हुए पूछा, सबको कहाँ भगा दिया? इनारा कहाँ है? नन्ही और छुटकी कहाँ हैं? कभी खोज खबर मिली सुंदरी दिदिया की? और अम्मा हाट निकल गई क्या? अचानक सुजन महतो को समय के मुट्ठी से झर जाने का एहसास हुआ। जो बीत गया था, जिसे उन्होंने धुंधला मान लिया था, वह सब उभर कर उनके सामने खुल पड़ा। अब निज डेरा कहाँ रहा? गए सब जिधर जाना था। हम क्या करते? हम बेचारे अकेले पड़ गए। कितने लोग परदेश निकल गए। न खेत में अनाज, न घर में भात, कैसे टिका रहेगा घर? महतो ने हड़िया उठाई और एक सांस में बचा हुआ द्रव्य गटक लिया। कुछ देर तक किसी संत किसी मुद्रा में जमीन पर पैर सिकोड़े बैठे रहे। फिर अचानक धीरे धीरे एक अजीब बारीक आवाज़ में रोने लगे। तुमको क्या लगता है हम कोशिश नहीं किए?
बहुत जी जान लगाए बीजू, मगर तुम्हारी अम्मा का सही इलाज नहीं करा पाए। शहर कैसे कैसे लेकर गए, क्या बताएं। यहाँ से आने जाने का कोई उपाय उन दिनों नहीं मिलता था। आने जाने वालों पर खतरा मंडराता था, जान का भी माल का भी। औरतों का बाहर निकलना मुहाल हो गया। कंपनी वाले अलग उठा ले जाते। हर बार कंपनी वालों को क्यों दोष दें? कभी कानून के रखवाले तो कभी ठेकेदार, कभी नेता तो कभी पनेता, यही करते। कंपनी वाले तो सीधा सीना तान के जो मर्जी करा लें, कौन रोकेगा उन्हें जब सरकार उनके साथ है। ऐसा बेबस कभी नहीं रहा हमारा गांव घर। जब तुम्हारी अम्मा को अस्पताल में पहुंचा पाए तो डॉक्टर बाबू उसे अस्पताल में भर्ती ना करें। न पैसा रुपया हाथ में, न किसी का पता। किसी तरह मान मनुहार से भर्ती मिली, मगर तब तक काफ़ी पानी सिर से गुजर चुका था। रात होते ना होते तुम्हारी अम्मा हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अस्पताल वालों ने लाश उठाकर बाहर रख दिया और आदेश दे दिया कि ले जाओ अपनी लाश। कैसे लाते? न जेब में पैसा रुपया, न कोई पहचान वाला, न कोई मोटर, न गाड़ी। कोई रिक्शा वाला अनजान आदमी की लाश मुफ्त में क्यों ले जाने लगा? बहुत कोशिश किए, रोए चिल्लाए, चिरौरी बिनती, सब बेकार। आखिरकार तुम्हारी अम्मा की लाश हम चादर में बांधे और कंधे पर लेकर अस्पताल से चल पड़े। इनारा हमारे साथ थी, रोते जाते, रास्ता पार करते जाते। गरीब का यही जीवन है। बीच बीच में सड़क के किनारे तुम्हारी अम्मा को कंधे से उतारकर जमीन पर लेटाते और सांस लेते। तुम्हारी अम्मा ने भी आखिरी वक्त हमारी मदद की। सबकी लाश फूल कर भारी हो जाती है, मगर तुम्हारी अम्मा तो हल्की हो गई थी। हमारा दोनों हाथ उन्हीं को संभालने में लगा था, तो बीच बीच में इनारा को भी देख लेते, कहीं लड़की इधर उधर ना चली जाए। यह भी एक चिंता खाए जाती। लेकिन तुम्हारी बहन ने भी हमारी मदद की। न रास्ते में रोई, न कुछ खाने को मांगी। जब अम्मा मेरे कंधे से सरकने को होती तो इनारा उसे पैर से पकड़कर कुछ उठाकर खिसकवा देती और हमारा संतुलन सही करा देती। 10 किलोमीटर चलकर हम गांव आए। यह कहते कहते सुजन महतो जोर जोर से रोने लगे। उनके जीवन में पहली बार इतना भयानक रुदन उठ रहा था जो उन्हें लस्त पस्त बनाता, हार का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा था। हम हार गए बीजू, रुदन के आवेश में उन्होंने कहा। बीजू उनकी तरफ घूम गया, कंधे से उन्हें थपथपाने लगा कि बीजू रो पड़ेगा, मगर नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजू उठा और बोलने लगा। लड़ाई में पहले ही हार मनवा देना एक चाल है। चाल को तुम नहीं समझे बाबा, हम भी नहीं समझे, हम में से कोई नहीं समझा। पहले कमज़ोर करो, हमारी ज़मीन छोड़ लो, हमारा अन्न छोड़ लो, हमारी औरतें छोड़ लो, हमारे बच्चे छोड़ लो, तो अपने आप ही हार गए ना। अगर हम हार रहे हैं तो ये देश हार रहा है बाबा, ये देश हार रहा है। क्या बचा रहा है ये देश? अपना होना, अपनी पहचान का होना। कौन सा विकास चल रहा है? जिस देश की पहचान खो जाती है उसके विकास का कोई अर्थ नहीं बचता। दुनिया के सामने वह कौन सा रूप लेकर खड़ा होता है? ये देखो उधर, अपना सा मुंह लेकर, यही है हिंदुस्तान। बीजू अचानक हंसते हंसते उठा और बाप की नरेटी पकड़कर बोला, सबको बर्बाद कर दिया, सबको। हट हट कहते हुए सुजन महतो की आवाज़ बंद होने लगी और रोने की ध्वनि से मिला जुला ऐं जैसा कुछ तैरने लगा। क्षण दो क्षण गले पर दबाव बनाने के बाद बीजू ने बाप का गला छोड़ दिया। सब उगल दे, कर दे अपने दिमाग की उल्टी। कौन सा सब अच्छा बचा रहने दिया है और कौन सा बचा लेने में लगे लोगों को बचा लेने दिया जाएगा? हमारे आगे मुसीबतें हैं, ढेर मुसीबतें, झेलो या मरो। बीजू ने बाप को धिक्कारा, फिर उठा और झोपड़ी में नाच नाच कर बोलने लगा। हम सब कीचड़ में धंसे हैं, ये यहाँ तक, और हमारे सपने दलदल में गाड़े जा रहे हैं, ये यहाँ। जीना चुनना हमारी भूल है कि बहादुरी, पता नहीं। लड़कर मरो या घिसटते हुए मरो, मरना ही तय है तो मरो वीरों, हाथ में तीर धनुष उठाकर मरो। देखो देखो, तुम्हारे तीर धनुष छीने जा रहे हैं। तुम्हें सजावटी घरों में सजाया जा रहा है। तुम सजावट के लिए हो, जीने के लिए नहीं। तुम्हारे हाथ से तीर धनुष छीन कर बंदूक पकड़ाई जा रही है। वे जब तक चाहेंगे हम लड़ाई में होंगे, वो जब चाहेंगे लड़ाई रोक दी जाएगी। संभलो मेरे सिपाहियों, खुद से खुद को ही मार रहे हो, खुद से खुद पर निशाना। क्या अच्छी चाल है, वाह वाह, खूब। वे लौटे और सुजन महतो को झकझोरने लगे।
पता नहीं धिक्कार का असर था या सुजन महतो खुद में ही डूबे थे। झकझोरने से वे एकदम शांत हो गए। फिर धीरे धीरे रुक रुक कर नशे के आगोश में तिरते से कहने लगे, "ई कौन नौटंकी नाधे हो, कब्बो तो होश में हमरो सुख दुख सुन लो।" बीजू पालथी मारकर बैठ गया और कान के पास हाथ रखकर सुनने का अभिनय करने लगा। "बको महाराज, तुम्हारा कहना तुम्हारे कान सुनेंगे।" सुजन महतो अपने दुख में इतना डूबे थे कि बीजू के व्यंग के पैनेपन की धार पर चल पड़े। उस दिन कैसी हवा चल रही थी। नन्ही और छुटके को लेकर हम तुम्हारी अम्मा के साथ शहर के हाट के लिए निकले तो अचानक हवा रुक गई। सन्नाटा, ऐसा आवाज़ करता सन्नाटा। तुम्हारी अम्मा ने टोका भी, मगर आवाज़ों भरे सन्नाटे में हमें चलना पड़ा। हम सब ने मिलकर जंगल से काले काले जामुन बटोरे थे, उसी को बेच लेना चाहते थे। तुम्हारी अम्मा दौरी में जामुन लिए सड़क के किनारे बैठ गई। दोनों बच्चे उसी के आगे पीछे लगे थे। हम वहीं बैठे बैठे बीड़ी फूंक रहे थे। निगाह सड़क पर लगी थी। इसी इंतजार में थे कि कहीं मजूरी के लिए कोई पूछने आए। बड़ी देर तक कोई नहीं आया। जामुन खरीदने वाले भी नहीं आए। लोग सामने से गुजर जाते थे, जामुन की तरफ देखते भी थे। कोई दाम भी पूछता था। उम्मीद जगती थी कि तभी दाम पूछने वाला आगे बढ़ जाता। लाइन से 8-10 लोग एक ही जैसी दौरी में एक ही जैसा जामुन लिए बैठे थे। किसी का एक पत्ता बिका भी, मगर हमारी बारी नहीं आई। बालक तुम्हारी अम्मा के कंधे पर लटक लटक कर जामुन मांगते। भूख से नन्ही की आंखें निकल आई थीं। वह रह रहकर एक जामुन उठा लेती, इसलिए कई बार अम्मा को उसे पीटना पड़ा। छुटका अम्मा की पीठ से सटा बैठा था, लेकिन उसकी आंखों से निकलकर सफ़ेद जल जामुन पर चिपक गया था। इसी से हमारे जामुन ऐसे सुंदर चमक रहे थे, धुले, निर्मल, साफ। पहले वह कुछ चिल्ला भी रहा था, मगर बाद में खामोश बैठ गया। खामोश क्या बैठ गया, नन्ही की पिटाई देखकर डर गया। इन्हीं के हल्ले के कारण हमारा जामुन नहीं बिक पा रहा था। हर आदमी, औरत, बच्चा इन्हें रोते पिटते देखता और आगे बढ़ जाता। तुम्हारी अम्मा ने यही कहकर पीटा था। हमें भी तब यही लगा था। दोनों बच्चे जहर की तरह बुझाए थे हमें। नन्ही की टकटकी जामुनों से हटती नहीं थी, लगता था आंखों ही आंखों में लील जाएगी। छुटके के उत्पात से परेशान होकर अम्मा ने उसे खींचकर अपनी पीठ पर सटा लिया और नन्ही को साड़ी के आंचल में लुका लिया। ब्लाउज खोलकर दूध पिलाने की कोशिश करने लगी। नन्ही चिढ़कर छिटक कर निकल आती। क्या करे, दूध हो तब ना पीती। तब अम्मा ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। कुछ देर बाद पीठ से सटे छुटके का रोना बंद हो गया और पीठ से खिसक कर वह आसपास घूमने लगा। नन्ही जामुनों को देखते देखते थक गई तो अम्मा की बाह से चिपक कर सोने लगी। तब भी भूख उसकी आंखों को खोल देती थी। चौंक कर वह जगती, सामने दौरी में पड़े जामुनों को देखती और फिर आंख बंद कर बाह की गरमाई में दुबक जाती। ए अम्मा, खुद काहे नहीं बिकात है। कभी कभी वह खुद यानी जामुनों के न बिकने का कारण भी जानना चाहती, लेकिन कारण जानना आसान था क्या? न हम कारण जानते थे, न उसे बता सकते थे। हम केवल आशा कर सकते थे, आशा कर रहे थे। आशा बड़ी चीज़ है। बादल बुन्नी का आसार भी बन रहा था। अचानक की बदली बड़ी परेशानी में डालती है। बिना मौसम, बिना समय के चली आने को आतुर दिख रही थी बरखा देवी। एक पन्नी रखकर तुम्हारी अम्मा बैठी थी। बच्चों पर बूंदें पड़ेंगी तो कुछ देर बाद सूख जाएंगी, मगर जामुनों पर पड़ेंगी तो नुकसान कर देंगी। जामुन फट जाएंगे, पिलपिले हो जाएंगे, इसलिए बच्चों से ज़्यादा जामुनों को बचाना था। आदमी की प्राथमिकताएं हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहती। तभी देखो बीजू, कहाँ से एक आदमी भगवान के वरदान की तरह आया और आते ही उसने हमें इशारे से पास आने को कहा। उसके यहाँ मकान की नींव खुदी पड़ी थी। मिस्त्री इंतज़ार में बैठा था। एक मजदूर की कमी थी। ईंटा ढोना है, गारा बनाना है, आदमी ने कहा। हम इतने खुश हो गए कि मजूरी पूछना भूल गए। बच्चों की तरफ एक नज़र देखा और आधी पी हुई बीड़ी हमने बुझाकर वहीं फेंक दी और उसके पीछे पीछे ऐसे चल पड़े जैसे आज हम स्वर्ग का राजकाज देखने जा रहे हों। थोड़ा चलने के बाद हमने उसी उल्लास में पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारी अम्मा ने हमारी फेंकी आधी जली बीड़ी उठा ली थी और जलाने के लिए माचिस की तीली पर झुकी थी। पता नहीं क्यों हमें उलझन हुई।
समझ में नहीं आया कि आँख क्यों भर आई। फिर हम आगे बढ़ गए। घर पर इनारा भी तो खाली भगोना में पानी खदकाती बैठी होगी। आज कम से कम 5 किलो पिसान लेकर घर जाएंगे, मन ही मन हमने सोचा था। पता नहीं हमारे जाने के बाद वह कौन सी मनहूस घड़ी आ गई। जब हम कंधे पर पिसान का झोला उठाए लौटे तो इधर खलबली मची हुई थी। तरह तरह से लोग कहानी बता रहे थे। कोई कहता कि एक आसामी तुम्हारी अम्मा के पीछे पूड़ियों का पत्तल लिए खड़ा था, जाने कब छुटका मंत्रविष्ट सा उसके सा बिना आवाज़ किए उठा और उस आसामी के पास जाकर खड़ा हो गया। जाने कब उस आदमी ने उसे एक पूड़ी निकाल कर दे दी और बाकी पत्तल लिए आगे बढ़ गया। जाने कब छुटका उस आदमी के पीछे पीछे चलता चला गया। कौन सोच सकता था कि पूड़ियाँ लेने के बाद वह नहीं लौटेगा। कोई कोई इस बात को और तरह से कह रहा था, जैसे कि छुटका देर तक पूड़ी लिए आदमी को देखता रहा। उसी आदमी ने कोई मंत्र ऐसा पढ़ा कि छुटका उठकर उसके पीछे पीछे चला गया। ऐसा चलता हुआ गया कि कोई भी उसे जाते नहीं देख पाया। 6-7 साल के बच्चे का जाना दिखाई ना पड़े, यह हैरत की बात तो थी। लेकिन नहीं दिखाई पड़ा तो इसके पीछे वर्षों का विश्वास था कि बच्चा भला कौन ले जा सकता है। बच्चे हमेशा से अपनी अम्माओं के आगे पीछे खेलते रहे हैं। ऐसा विनाशक काल आएगा, इसका किसी को भरोसा नहीं होता है, अभी भी नहीं होता है। तुम्हारी अम्मा छुटका को जाते हुए नहीं देख पाई। उसके संगी साथियों ने भी ठीक से नहीं देखा। बस इतना ही देखा कि कोई आदमी था जिसके पास पूड़ियाँ थीं। पूड़ियाँ हमारे लिए कैसी नायाब चीज़ हैं तुम तो जानते ही हो। सुजन महतो कराह कर रुके, फिर अपने आप से प्रलाप करने लगे। उसी समय नन्ही नींद से जागकर छटपट छटपट कर रही थी। तुम्हारी अम्मा ने बताया कि उसी को थप्पड़ मारने और खींचने में दुनिया का एक हिस्सा उससे छूट कर गिर गया। इसी से वह नहीं देख पाई। कुछ लोग ऐसा कहते थे कि वह पूड़ियों का पत्तल लिए खड़ा आदमी तांत्रिक था। उसने बच्चे को मंत्र मार कर अपने वश में कर लिया था। इसी से कोई उसे जाते नहीं देख सका। जिसने थोड़ा सा देखा उसने भी सोचा कि लौट आएगा, मगर नहीं। आकाश पाताल एक करके भी हम छुटका को नहीं खोज पाए। कहाँ कहाँ तक नहीं गए। हरिया मुंडा के आगे गिड़गिड़ाए तो कहीं जाकर पुलिस पर जोर दबाव डलवा पाए, तब कहीं जाकर रपट लिखी गई। किसी ने कहा कि हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर देखा था हमारे छुटका को। हम बुढ़ान काका को साथ लेकर वहाँ गए भी। किसी ने कहा कि छोटा नागपुर में उसे सुधाकर ढाबे पर बर्तन धोते देखा था। उसके बाल गंजे कर दिए गए थे और दाहिने पांव पर बड़ा सा कटे का घाव था। घाव की बात किसे नहीं तकलीफ देगी। हम भी परेशान हो उठे। सच बताएं, तुम्हारी अम्मा की क्रिया उठाकर कहते हैं कि हम छोटा नागपुर जाना चाहते थे। वहाँ सुधाकर ढाबे पर बर्तन धो रहे छुटका को उठाकर घर लाना चाहते थे। हमारे साथ बुढ़ान काका भी चलने को राजी हो गए थे, मगर जाना नहीं हो सका। हमारा दिल जानता है कि जाना नहीं हो पाया। तब से यही सोच कर संतोष करते हैं कि छुटका जिस भी ढाबे पर बर्तन धो रहा होगा, वहाँ घाव खा रहा होगा तो भात भी खा रहा होगा। पैसे हाथ में नहीं तो आदमी कहाँ तक जाएगा। हम भी कहाँ तक जा पाए। हमारा धरती आकाश इतना छोटा कभी नहीं था जितना छोटा करके हमें रख दिया गया। बीजू, हमारे हालात ने हमें हमारी ही दुनिया से बाहर ठेल दिया है। तुम्हारी अम्मा की मौत का जिम्मेदार भी यही है, यही हालात। सुजन महतो अचानक चुप हो गए। सामने बैठा बीजू अचानक हिलक हिलक कर रो उठा। रोते रोते उठा और झोपड़ी की दीवारों को हिलाते हुए इधर उधर हाथ कभी माथा पटकने लगा। और नन्ही, अचानक बीजू रुका और तेजी से बाप के पास आकर उसे झकझोरने लगा। कहाँ है नन्ही? नन्ही का मत पूछो। क्यों नहीं नज़र मिलाता है तुम बाबा? कहाँ हटा दिया उसे? सुजन महतो की आवाज़ लड़खड़ा गई। तुम्हारी अम्मा के जाने के बाद गिरिडीह वाली बुआ उसे लेती गई। 4 साल के बच्ची को हम कहाँ रखते? हमारा खुद का ठिकाना नहीं रहा। हम कहीं पड़े रहे मगर बच्ची को कहाँ संभालते? अब तुमने हमारा घाव छेड़ दिया है बीजू, तो करेजे पे पत्थर धरकर सुनो। सोचा था कुछ बड़ी हो जाएगी छुटकी तो ले आएंगे अपने पास, तब तक यहाँ भी कमाने धमाने का कुछ इंतजाम कर लेंगे, मगर नहीं हो पाया। तब से कभी जा ही नहीं पाए गिरिडीह। उधर बुआ कहने लगी कि नन्ही को किसी मिशनरी वाले को दे दें।
वे लोग मांगते रहते हैं, बच्चे अच्छा खाना पा जाते हैं, पल बढ़ जाते हैं, पढ़कर लायक आदमी बन जाते हैं। इसलिए लोग उन्हें अपने बच्चे दे आते हैं। हम क्या करते, जब खाना नहीं दे सकते तो किस बिना पर रोक लें। बुआ को भी दिक्कत थी, हम निठल्ले, न लकड़ी रही न फल सब्जी, क्या खाएं, क्या लेकर हाट जाएं। अपने को खाएं, अपने को पहने, अपने को लेकर हाट जाएं। गांव में कब से तो रोड बन रही है, बस बहाना है कि अब हम अपने खेत भी ना बो सकें। न सिंचाई को पानी है, न पानी की कोई उम्मीद, न बीज रख सकते हैं, न अन्न। फिर वे बड़बड़ाने लगे। बुआ धनबाद गई, मिशनरी वालों के पास गई। वहाँ बड़ा चर्च है। वहाँ उनके चर्च के दरवाजे के आगे नन्ही को गोद में लेकर घुटने के बल बैठ गई। तब चर्च का गेट खुला और एक शानदार सफ़ेद चोगा पहने आदमी और एक औरत, जिसे क्या तो नन कहते हैं, बाहर आए। उसकी गोद से नन्ही को उसी नन ने उठा लिया। फिर वह नन नन्ही को लिए हुए गेट के अंदर चली गई। चोगा वाला आदमी भी। गेट बंद हो गया और बुआ रोती हुई गिरिडीह लौट आई। इसके बाद किसी को कुछ नहीं पता, कोई पता लगा भी नहीं सकता। सुनते हैं कि यहाँ से बच्चे परदेश भेज दिए जाते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, क्या पता। अचानक बीजू ने हड़िया जोर से पटक दी। मिट्टी का बर्तन टूट गया। रोते रोते वह हंसा। सागर की अतल गहराई से निकली ऐसी हंसी जो सृष्टि के नाश पर महादेव बनकर निकलती है। तो सबको लगा दिया ठिकाने। वाह वाह महतो, तुमने आखिरी कील भी नहीं छोड़ी और हमारी उस 7 किलोमीटर दूर पढ़ने जाने की हिम्मत करने वाली इनारा को भी लगा दिया ठिकाने। बेच दिया, जरूर बेच दिया तुमने। कितना मिला, कितना धन कमा लिया, जी लिया जीवन। हा हा हा, यही जीवन है, यही देखने के लिए जीना है। सबकी लाशों पर मिला है हमें थोड़ा सा जीवन। नहीं नहीं बीजू, उसकी शादी करके भेजे हैं। वो देखो खड़ा है बाहर स्कूटर, वो भी ऐसी पगली अड़ गई कि उसके ब्याह में उसके भाई के लिए बारे इतात आएगा। उन सबों ने लाकर ऐसा टूटा फूटा स्कूटर बांध दिया कि आज तक नहीं चला। जाने किस कबाड़ी से उठा लाए थे, रद्दी के मोल। इनारा क्या जाने शहर वालों के दांव पेच। उसे तो शौक लगा था कि शहर के लड़कों की तरह उसका भाई स्कूटर चलाएगा। वो पड़ा है तुम्हारा बारे इतात। बारे इतात, बारे इतात, बीजू के कान में बजने लगा। बारे इतात, वह चिल्लाया। सबने, सबके अपने मतलब हैं, हमारा मतलब किसी के लिए नहीं। सबको सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। हम कभी इधर दौड़ाए जाते हैं, कभी उधर, कभी इधर की बात पर भरोसा करते हैं, कभी उधर की बात पर। सबका हित सज जाता है और हमारा घर बिक जाता है, भाई बहन बिक जाते हैं, हमारा देश बिक जाता है। हम ठगे जाते हैं सब तरफ से। हम ठग नगरी के बाशिंदे हैं, ठगों से घिरे। ठग ठग ठग, इधर भी उधर भी, झंडे लहराते ठग, झंडे ही झंडे। हम झंडों से घिर गए हैं। झंडा झंडा, मंदा मंदा। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी चिल्लाता। तेजी से बाहर आकर बीजू ने स्कूटर पर लात मारी। लात लात लात, बारे इतात। ये एक अध्याय था इस उपन्यास का। मुझे उम्मीद है कि कुछ बातें इसमें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। कुछ थोड़ा सा इस उपन्यास का जो विषय है वो थोड़ा सा खुला होगा, बहुत तो नहीं, क्योंकि हर चैप्टर अपने आप में अलग तरह की चीज़ें लिया हुआ है, अलग जो है उसमें बातें आती हैं। तो लेकिन फिर भी एक प्रसंग तो इसमें खुलता ही है। और एक और ज़रूर मैं पढ़ना चाह रही हूँ, जो छोटा सा चैप्टर पढ़ना चाह रही हूँ, जो लोग झारखंड से जुड़े हुए हैं या बिहार के लोग भी बहुत अच्छी तरह से इस घटना को जानते हैं और पहचान जाएंगे ज़रूर इसको सुनते हुए कि ये कब घटी थी और किस तरह से ये सारा कुछ हुआ था। यह जो उपन्यास में ये जो समय है, ये तब का है जब बीजू पैदा नहीं हुआ है। और
जिस तरह से उपन्यास में आता है, एक छोटा सा हिस्सा। छोटा सा अध्याय है जहाँ उस समय का उभार है जब ऐसा लगता है कि झारखंड अब बदल जाएगा। शिबू सोरेन आ गए हैं और गुरुजी का महात्म में बहुत बहुत विस्तार पा चुका है। ये वहाँ की एक घटना है। प्रत्यंचा पर चढ़े तीर की तरह। सदाए मारे हापड़ाम को दिशा कोम से मैरी हो, जानाम दिसाम रोफाए लागत नालाय लेन को, सिद्धो कानू चांद भायरो नुहार कोम से मैरी हो, जात उतुम दिसाम दो को दोहो वात बोन। जब मैं ये लिख रही थी मुझे बहुत सारे गीत याद हो गए थे और बहुत सारे गीत उसके पूरे रिदम में कंठस्थ थे। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती थी इन गीतों के भीतर। तो इसका अर्थ है, अपने पुराने पूर्वजों को हे प्रीतम याद करो। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपने को न्यौछावर कर दिया था। सिद्धू, कान्हू, चांद और भायरो, प्रीतम, इन सब का स्मरण करो। वे लोग अपनी जाति के नाम पर यह देश हमारे लिए छोड़ गए हैं। यानी कि इस देश की रक्षा का भार अब हमारे ऊपर है। और यहाँ से यह प्रसंग शुरू होता है। चलो थोड़ा तेज चलो, दिन निकल आया है। गुरुजी चीरूडीह में पहुंचने ही वाले होंगे। चीरूडीह की याद होगी लोगों को। कल से चल ही तो रहे हैं, 10 कोस का सफ़र है। हम तो रात को बेटी के यहाँ ठहरे थे, सुबह उठते ही चल पड़े। बेटा जिदिया रहा था चलने के लिए। साथी ने अपने कंधे पर बैठे बच्चे का पाँव हिलाकर कहा। बच्चा उसके सिर के बाल थपथपाता हुआ हंसा। हम तो काफिला के साथ ही चले, ठहर ठहर कर चले हैं, तब भी बहुत समय हो गया। रुकिए जी, जरा धीरे चलिए, आप जानते हैं मेरी हालत। पहले ही मना किया था कि इस हालत में मत चलो, नहीं मानी। हम भी गुरुजी को देखना चाहते हैं, पता नहीं हमारे इलाके में कब आए। हमारे भीतर जो है वह भी इनकलाब जिंदाबाद कह रहा है। पिछले जन्म का कोई आदिवासी लड़ाका मालूम होता है। अब वह नए झारखंड में आंखें खोलेगा, नया सवेरा देखेगा। रुको सुजन, एक ठो बीड़ी पी लिया जाए। वे रुक जाते हैं। उनके साथ काफिला रुक जाता है। आदिवासियों के गांव से चला काफिला। उनमें से कुछ लोग कोई लोकगीत गाने लगते हैं। सिद्धो कानू चांद भायरो नुहार कोम से मैरी हो, जातु उतुम दिसाम दो को हो तो बात बोन। लोग उनके स्वर से स्वर मिलाने लगते हैं। सिद्धो कानू चांद भायरो, कष्ट में रहने वालों का कोरस। वे गा रहे हैं। वे अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। वे अपने पूर्वजों के संघर्ष को याद कर रहे हैं। आज फिर एक ऐसा मौसम आया है, आज फिर संघर्ष की भाषा गूंजने लगी है। ये गीत, उनके अपने गीत, मन को ऊर्जा से भर देते हैं। इसी गीत की ताकत को महसूस करते वे स्वर से स्वर मिलाने लगते हैं। सुजन महतो की पत्नी शांति बड़ पेड़ की छाया में बैठ गई है। वहीं से पोटली खोलकर कुछ निकालती है। ये मूढ़ी ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, ठीक से खा लिया जाए, ज़्यादा देर हो गया है। ठीक कहती हो, पता नहीं वहाँ खाने का क्या आलम हो। चिंता नहीं करिए, हम सत्तू गुड़ चना चूड़ा सब थोड़ा थोड़ा रख लिए हैं। ए भीमा, अब उतर बाबा के कंधा से, चल कुछ खा। सुजन ने आवाज़ दी। एक 4-5 साल का बच्चा शांति के पास आकर ठिनमिनाने लगा। यह सुजन की बहन का लड़का था और अपने बाबा के साथ जिद करके आया था। चूड़ा गुड़ खा लो भीमा, भूख तो लगी गया होगा। बस पहुंचने वाले हैं, काहे अम्मा को छोड़ के चला आया, यहाँ मेला थोड़ी ना है, शांति ने दुलरा कर कहा। लेकिन बच्चे को मेले में घूमने जैसा सुख मिल रहा था। सब कुछ नया और जोश से भरा हुआ। लोग मिल बांट कर खा रहे थे। उसकी उम्र के 1-2 बच्चे अपनी माताओं के पास से इधर चले आए थे और आपस में जरा सा मौका निकाल कर खेल लेना चाह रहे थे। बच्चा चूड़ा गुड़ खाते हुए उन्हीं बच्चों के साथ इधर उधर भाग रहा था। एक बात बताओ सुजन, पूछो, गुरुजी क्या तुमको साधारण मानुष लगते हैं? नहीं भाई,
वह सिद्धू, कान्हू, बिरसा मुंडा के अवतार हैं। हम आदिवासियों को हमारा हक दिलाने के लिए इस धरती पर अवतार लिए हैं। रुकुम काका बता रहे थे कि गुरुजी की आंखों में गजब का तेज है। वे हमारे दुश्मनों का नाश करेंगे, हमें हमारा देश दिलाकर रहेंगे। ठीक कहते हो सुजन, अवतारी पुरुष हैं दिशुम गुरु। सुना है इनके पिता को दीकुओं और महाजनों ने मार डाला था। वे भी हमारे हक के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए तो दीकुओं को बर्दाश्त नहीं हुआ, उनके जैसे वीर पुरुष की हत्या कर दी। उसी का तो बदला लेने उतरे हैं गुरुजी। उनके पिता की जब हत्या हुई तब उनकी माँ ने बाप की लाश छूकर बेटे को कसम रखाई थी कि तू उनकी हत्या का बदला ज़रूर लेगा, पिता की लड़ाई को जीत तक पहुँचाएगा। हमारा तो मन भर आया जी, रोने का मन हो रहा है। कितना संघर्ष किया गुरुजी ने। शांति बोल पड़ी, उठो अब जल्दी करो, उस अवतारी पुरुष की एक झलक तो देख लो। काफिला चल पड़ता है, वे तीनों भी उठ जाते हैं। इस बार सुजन महतो ने बच्चे को अपने कंधे पर बैठा लिया है। बच्चा सुजन के गले में दोनों पैर लटकाए सिर ऊंचा किए ऐसे बैठा है जैसे आकाश की सैर को निकला हो। पूर्वा हवा तेज बह रही है, हाड़ कपा देने वाली ठंड है। सूरज का ताप मध्यम पड़ गया है। वैसे भी काफिले के जोश और रफ्तार पर मौसम का असर नहीं दिख पा रहा है। अलग अलग गांवों से जाने कितने कोस चलकर लोग पहुंच रहे हैं। सबके मन में नए सपने की कोपल फूट रही है। महाजनी सभ्यता के खात्मे का सपना, विस्थापन के खात्मे का सपना, अलग झारखंड का सपना। सबके मन में उमंग भर रहे हैं। उमंगें कदमों की रफ्तार को तेज कर रही हैं। लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी है। जोहार जोहार, साथियों के जल्दी पहुंचने की अपील। अपील सुनते ही, जोहार सुनते ही काफिले के लोगों का जोश बढ़ गया है। वे एक साथ हुंकार करते हैं, जय जोहार, जय झारखंड। दूसरी तरफ कुछ ही दूरी पर समानांतर सभा चल रही है। वहाँ से भी लाउड स्पीकर पर गीत सुनाई पड़ रहा है। अब डेरे मंजिलों पर ही डाले जाएंगे। काफिले के उठते कदम मंजिल की तरफ ही तो हैं। वे अब रास्ता नहीं मंजिल बनना चाहते हैं। जोहार झारखंड, इनकलाब जिंदाबाद का गूंजता स्वर और दूसरी तरफ फैज की गज़ल। एक ही वक्त में एक ही तरह की दो आवाज़ें एक दूसरे को काटती हुई। काफिले के लोग हतप्रभ। ये कौन लोग हैं? ये कौन हमें भरमा रहा है? ये कौन बिलायती बोल बोल रहा है? हमारी ये ज़मीन पर हमें कानून पढ़ा रहा है। काफिले के मन में आशंका के बादल छाने लगे। ये दुश्मनों की नई चाल तो नहीं? इधर जोहार, उधर गुहार, इधर आदिवासी, उधर दीकू। एक नए महाभारत की तैयारी। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। काफिले में सरगोशियाँ। दुश्मनों ने हमेशा ही उलझाया है। हमें मंजिलों से दूर कर, रास्ता बताकर पीछे छोड़ दिया गया। हमें ही रौंद कर, लूट कर दीकू माला माल हो रहे नेता सत्ता सीन। गुरुजी पधार गए। हलचल बढ़ गई। लोग उठ उठ कर खड़े हो जाते हैं। उनसे बैठने की अपील लगातार हो रही है। सुजन भी अपने बहनोई के साथ उठकर खड़ा हो गया है। सचमुच ही अवतारी मनुष्य। लंबा कद, बड़े बाल, लंबी दाढ़ी, गठीला बदन, सचमुच ही तिलका माझी के अवतार। उनके साथ तीर धनुष लिए कुछ युवा हैं। गुरुजी अभिवादन कर रहे हैं। धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़े तीर की तरह उनके शब्द कसे हुए हैं, आंखों में तेज। गुरुजी जिंदाबाद के नारे, जय जयकार से जंगल कांपने लगा है। हमारे बुलावे पर आप सब यहाँ आए, बड़ा साथ दिया। यह हमारी लड़ाई को बहुत मजबूत और तेज करेगा। हमें गर्भ में ही खत्म किया जा रहा है। देश की सारी खनिज संपदा झारखंड के गर्भ में है। यह हमारी धरती है। इसे खोखला करके वे लोग खुद मालामाल हो रहे हैं। हमें भूखों मारा जा रहा है। हम अपना हक लेकर रहेंगे, पुकार से मांगेंगे। नहीं मिलेगा तो तीर चला के लेंगे। महाजन हमारी मेहनत और हमारी ही खेत के धान को काट लेते हैं। साथियों, आज हम कसम खाते हैं कि किसी भी महाजन को अपने खेत का धान नहीं काटने देंगे। अगर कोई महाजन हमारे खेत का धान काटने आता है तो हम उसका हाथ काट लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो गर्दन भी। जय झारखंड, जय गुरुजी, इनकलाब जिंदाबाद। भीड़ उत्तेजना से भर गई है। उधर थोड़ी ही दूर पर चल रही समानांतर सभा में भी भाषण की आवाज़ें टकरा रही हैं। कैसे हमें दुश्मन बताया जा रहा है, झारखंड को भी बांटा जा रहा है। दीकू के मुद्दे को उछालकर झारखंड के बीच अपने और गैर का भ्रम पैदा किया जा रहा है। हम सब एक हैं, एक रहेंगे, बांटने वालों की एक नहीं चलने देंगे। यह लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र के खिलाफ बोलते हैं। हत्या
और गर्दन काटने की बात करते हैं, ये गुंडागर्दी है। हम भी देखते हैं कि कैसे कोई हमारे लोगों को छूता है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, गुरुजी समझा रहे हैं। जो आप सुन रहे हैं वो हम भी सुन रहे हैं। हमसे हमारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, लेकिन हम कसम खाते हैं कि हम अपनी राह में रोड़ा अटकाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो चुका। हम भी देखते हैं कि कैसे हमें कोई रोकता है। दीकू हमारे दुश्मन हैं, विस्थापन हमारा दुश्मन है, महाजन हमारे दुश्मन हैं। लोग बाहर से आकर हमें हमारे जंगलों से दूर कर रहे हैं। हमें हमारे जंगल ज़मीनों को छोड़कर पेट भरने के वास्ते बाहर जाना पड़ रहा है, और वे हमारी धरती लूट कर माला माल हो रहे हैं। अब हम लूट के इस धंधे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अचानक मंच पर कोई पत्थर गिरता है। गुरुजी बाल बाल बचते हैं। फिर भीड़ पर कुछ पत्थर, लोग अस्त व्यस्त होने लगते हैं। भगदड़ मचने लगी। समझ में नहीं आता कौन किसे मार रहा है। भीड़ अब किसी के नियंत्रण में नहीं, न उधर के न इधर के। हिंसा का साम्राज्य छाने लगा है। दोनों सभाओं के लोग भिड़ गए हैं। घर जलने लगते हैं। आग, रक्त, लपटें, लाशें। छोटे बच्चे का पांव भीड़ में दब गया है। सुजन उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। तभी एक पत्थर उसके बहनोई की आंख पर लगता है। वह दर्द से बिलबिलाते हुए खून से भीगी अपनी आंख और गाल को लेकर संभल ही रहा था कि दूसरा पत्थर बच्चे के सिर पर लगा। भीमा, अरे भीमा मेरा बच्चा, वह चिल्लाया। माथे से फिसलता बहता खून आंखों तक चला आया है। बच्चे को कुछ दिख नहीं रहा। वह चीख रहा है, शांति, शांति, इधर, इधर। सुजन महतो की आवाज़ कहीं पहुंच नहीं रही है। इतनी चीख पुकार है कि कोई चीख अलग से नहीं पहचानी जा सकती। सुजन महतो बच्चे को खींच रहा है। शांति अपने गर्भ का शिशु संभाले अपने लिए सुरक्षित जगह खोज रही है। लगभग 11 लाशें, सैकड़ों घायल, हजारों चप्पलें, जमीन खून से लाल हो चुकी है। कांपता जंगल अब विलाप कर रहा है। जय झारखंड का नारा हवा में गूंज रहा है। लोकगीत कहीं चुपचाप रिस रहा है। जांग बहांग हालांग लेत, अस्थि फूल में लूंगी। ये एक अध्याय था, बिल्कुल शुरू का अध्याय है। और यदि समय हो तो मैं एक हिस्सा और पढ़ूंगी, और यदि आप लोग ऊब गए हों, थक गए हों, तो इसे यहीं विराम दिया जा सकता है। अर्पण जी बताइए। या एक छोटा सा संदर्भ भी पढ़ा जा सकता है जो 3 पेज का है, और 3 पेज का एक छोटा सा संदर्भ है जो इस सारी जो भ्रूण हत्या है। और क्योंकि जब हरियाणा लाया जाता है, विवाह के वो दृश्य भी हैं जिस तरह से ले आया जाता है इन्हें। और जब हरियाणा लाया भी जाता है विवाह करके, तो वहाँ जो एक भयानक स्थिति है कि एक स्त्री को खरीद कर लाते हैं, लेकिन उस पर अधिकार सबका होता है। परिवार में जितने भी पुरुष होते हैं, यानी कि एक लड़की है तो सारे जितने भी भाई हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितने भी भाई हैं, उन सब का भी, और साथ में पिता का भी अधिकार होता है। तो ये एक बहुत भयानक, बहुत दारुण स्थिति होती है। और बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। तो इस बेटी नहीं चाहिए के जो है चक्कर में इतनी कन्या भ्रूण हत्याएं होती हैं। और उसका एक भयानक दृश्य जो मैंने बताया है कि अपने हाथ से उसको अपना भ्रूण साफ करना पड़ता था और फेंकना पड़ता था। वो बहुत भयानक, नारकीय, और मतलब वो अमानवीय, जो हम अमानवीय जिसे कहते हैं, उसका इतना चरम है, उसकी हम कल्पना नहीं कर पाते, इतना भयावह है। तो वहाँ एक चैप्टर इसका है ही कि रिवाज है कि मरने वाला कहीं नजर आए। तो ये रिवाज कैसा रिवाज है? हम किस तरह के समय में रह रहे हैं जहाँ हिंसा का ऐसा साम्राज्य है। तो यहाँ एक छोटा सा ये चैप्टर है, बेआवाज दृश्य की तनी सिलवटें। और ये स्त्री के जो समानांतर एक स्थितियाँ चल रही हैं, भयावह स्थितियाँ चल रही हैं, उस अमानवीय स्थिति को लेकर के
एक अलग तरह से, एक अलग शिल्प में, क्योंकि उतने ज़्यादा तनाव को, उतनी भयानक तनाव को कैसे कहा जाए, तो उसको कहने का एक शिल्प। मेरा लगातार इस उपन्यास में ये संघर्ष भी रहा कि कैसे इन सारी बातों को कैसे कहूँ कि ज़्यादा कह सकूँ और सार्थकता के साथ कह सकूँ और पूर्णता के साथ कह सकूँ। उसकी सारी पीड़ा, सारी गहराई, सारी तकलीफ़ों, उसकी बहुत भीतर तक उसको कह सकूं। तो उस कोशिश में ये एक चैप्टर बना छोटा सा, जो वैसे तो काव्यात्मक लगता है, लेकिन ये उसी भयावह तनाव की परिणति है कि एक रास्ता खोजने के क्रम में, कहने के लिए एक रास्ता, तो ये बना, लिखा गया। बेआवाज़ दृश्य की तनी सिलवटें। ये सिलवटें कैसी हैं और दृश्य बेआवाज़ है। दृश्य के पीछे एक महादृश्य फैला है, कई कई दृश्यावलियों से गुथा, डराता, भयभीत करता। वह स्वप्न है, कठोरतम यथार्थ है, या कि दोनों का मिला जुला रूप, कभी स्वप्न कभी यथार्थ। पॉलीथीन में मादा भ्रूण के फेंकते ही उसके चीथड़े छींटों की तरह बिखरे और पृथ्वी पर रेंगती असंख्य चींटियों की तरह रेंगने लगे। ये चींटियां नहीं, पृथ्वी पर फैले मादा भ्रूण के आंसू हैं, जो चीख रहे हैं, बिना आवाज़, बिना आँख, बिना आंसू। चींटियों के आंसू नहीं होते, दर्द होता है। कैसे रोती हैं वे? क्या इसी तरह, बिना आवाज़? पृथ्वी पर रेंगती ये असंख्य चीखें अपने अधूरे वजूद के ख़त्म कर दिए जाने से ज़्यादा उस गर्भ के लिए थीं जिससे वे अभी अभी बिछड़ी थीं, उस माँ के लिए थीं जिसकी ममता की बार बार हत्या कर माँ शब्द को मर्मांतक चीख में बदल दिया गया था। अपनी माताओं के लिए विलाप करती मादा भ्रूणें पृथ्वी पर हिलती चींटियां थीं, अपने सफ़ेद अंडे मुंह में दबाए आंधी तूफान की आशंका से बिकल भागती, किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकली, कतार की कतार चलती, अपने अंडे बचा ले जाना चाहती थीं। ये कौन सी आंधी थी जो इतना विकल किए हुए थी, जो चींटियों को तो अपने बेगैरत में जरा सी जगह दे देती थी, औरतों को मोहलत नहीं देती थी। अपनी गर्भभूमि के लिए चिंतातुर चींटियां चली जा रही हैं, यह जानते हुए भी कि एक हल उन्हें फिर जोतेगा, एक लोभी उसमें फिर से बीज बोएगा, वीर्य की बूंदें फिर उसके गर्भाशय तक पहुँचेंगी, फिर गर्भ ठहरेगा, फिर गर्भ परीक्षण होगा, फिर कोई अश्वत्थामा गर्भ पर वार करेगा, फिर से पॉलीथीन में लपेट कर उन्हें पूरी ताकत से फेंका जाएगा, फिर वह फटकर छितराएगा, उसके कण पृथ्वी से होते हुए ब्रह्मांड तक पहुँचेंगे, ब्रह्मांड थरथराता हुआ इस दृश्य में शामिल हो जाएगा, ब्रह्मांड दृश्य की चपेट में। जिस क्षण कोई मादा भ्रूण फेंकी जाती है, बहाई जाती है नाले में, जंगल जल उठता है, पृथ्वी कांप उठती है, आकाश स्तब्ध। कहीं पेड़ कटते हैं, कहीं झुलसते हैं। क्या दरख्त भी मादा होते हैं? क्या इसीलिए वे मिटाए जा रहे हैं? दरख्तों के लगातार कटने के बाद एक दिन दुनिया में जंगल नहीं बचेंगे। मादा भ्रूणों के नष्ट होते रहने के बाद एक दिन नहीं बचेगी पृथ्वी, कायनात नहीं बचेगी। शायद हर गर्भ एक दरख्त है, हर दरख्त एक गर्भ, हर औरत एक दरख्त, हर दरख्त एक औरत। सातों समंदर की अथाह जलराशि में तैरती मछलियां सतह पर आ गई हैं, जिनका दर्द किसी को दिखता नहीं। जब वे मरकर सतह पर उतराती हैं तब दिखाई पड़ती हैं, जब वे मरकर सतह पर उतराती हैं तब दिखाई पड़ती हैं। जमाने को उनकी लाशें दिखती हैं, दर्द नहीं, जिंदगी नहीं, नहीं नहीं नहीं। उनका तैरना ही उनका जीना है। मछलियाँ मादा भ्रूणों में बदल गई हैं, समंदर का पानी उफन पड़ा है,
प्रलयंकारी लहरें उन शहरों की तरफ तबाही मचाने के लिए बढ़ती आ रही हैं जिन्हें जंगलों को काट कर बसाया गया है। इनारा अपने पेट और पेड़ों में उठते दर्द की असहनीय लहरों को दबाती तड़प रही है। क्रूरता ने अपना विस्तार कर लिया है। नर मादा के भेद को मिटाता वह अपना सुरसाकार जबड़ा खोलता जा रहा है। अब चारों तरफ युद्ध है, हिंसा है, नृशंसता का खेल है, सत्ता की छीना झपटी है, खूनी जिद है, लहूलुहान जिहाद है, रक्त रंजित राज्याभिषेक है। अपने घरों को छोड़ अनिश्चय की तरफ भागते शिशु हैं, समंदर की लहरों पर तैरते उनके शव हैं। स्त्रियों का विलाप समुद्र की लहरों से भी भयानक वेग से उठता है। बिस्तर से लेकर शरणार्थी शिविरों तक उन्हीं की गमगीन आंखों से कतरा कतरा पिघलता समुद्र पछाड़े खा रहा है। नष्ट कर दिए गए मादा भ्रूण, उनका नहीं होना दुनिया की बाकी चीज़ों के होने को खारिज करता है। वे दिखते नहीं दुखते हैं, वे दिखते नहीं दुखते हैं। पृथ्वी की सबसे बड़ी उम्र वाली बुढ़िया मरने के पहले अपना वसीयतनामा लिख रही है। औरतें रचनाकार हैं, वे रचती हैं। जो रचता है दर्द के गर्भ को वही ढोता है। हमें उस आखिरी पेड़ के साथ एकसार हो जाने दो जो पृथ्वी के गर्भ से जन्मा है। मेरे ख्याल में इतना आज के तीनों अंश मुझे लगता है कि हालांकि पूरे उपन्यास की वानगी तो ये नहीं प्रस्तुत कर सकते, पर एक छोटी सी झलक इसकी ज़रूर दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अंश अच्छे लगे होंगे और मैं अर्पण जी को धन्यवाद कहते हुए अपनी बात यहीं समाप्त कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने इतने धैर्य से मुझे सुना। धन्यवाद, नमस्कार।